अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स एंड वॉइस ओवर पे सैयद ईमान। सो आज हम एक दफ़ा फिर अपने एक नए नावल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा नावल है दिल की धड़कन बाय एएन। सो ये नावल मैंने आज से 1-1.5 साल पहले पढ़ा था और अच्छा नावल है, थोड़ा रोमांटिक नावल है। इसमें हमारे पास फ्रेंडशिप बेस्ड नावल है। हमारे पास इसमें 4 फ्रेंड्स हैं जिनके पर ये नावल है। तो 4 फ्रेंड्स हैं, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है अगर 4 फ्रेंड्स हैं तो 4 कपल्स भी आएंगे। तो कपल्स हैं, इनमें मतलब जो 2 फ्रेंड्स हैं वो आपस में कज़न है, जितना मुझे याद था लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ा था। तो खैर जो भी है जैसे भी है, तो हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं है इस नावल में। तो चलें बगैर किसी देरी के अब हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। दिल की धड़कन बाय एएन। एक कपल सामने डांस कर रहा था। वो जीन्स शर्ट, माथे पे आए बालों, भूरी आंखें, चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड के साथ भरपूर वजह लग रहा था। इस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ बैठा सामने हो रहे डांस को बेहद बेजार से देख रहे थे। इसका दिल कर रहा था कि सामने डांस करते कपल को मारना शुरू कर दे। इसके पास बैठे दोस्त का भी इससे कम नहीं कर रहा था। इसका दिल भी कर रहा था टांग तोड़ दे इस कपल की। आखिरकार वो तंग आकर बोल ही पड़ा, तुम दोनों अपना ये बकवास डांस बंद करोगे या मैं अपने तरीके से करवाऊंगा। शामिर ने तंग आकर कहा, मेरी जान क्यों चल रहा है, आजा तेरे साथ कर लेता हूँ। जैन ने डांस रोकते शामिर के पास आते कहा तो शामिर ने इसे घूरा, तुझे मैंने कितनी बार कहा है मुझे ऐसा कोई शौक नहीं, तुझे नहीं तेरे साथ डांस करने का। ऐसी हरकतें तुझे और बाजिल को ही अच्छी लगती है, शामिर ने तेवरी चढ़ाते कहा। हाँ हाँ, सीधा क्यों नहीं कह देते कि जलते हैं हमारे डांस से, बाजिल ने पास आते कहा। हाँ तो तू तो जैसे फिल्म का हीरो है ना जो हम तुझे से जलेंगे, उस्मान ने कहा। यार वैसे तो भाभी के साथ डांस क्यों नहीं करते, इसके साथ तुझे ज़्यादा मज़ा आता है, शामिर ने जैन से कहा। यार पहले तो बात बीवी नहीं मनकूहा, दूसरी बात वो मेरे हाथ नहीं आती, मुझे देखती ही वो मुझसे दूर भागती है, जैन ने कहा। हाँ तो इस बेचारी को डराता ही इतना है, वो तुझसे दूर ही भागेगी ना, उस्मान ने कहा तो जैन ने मुंह बनाया। शामिर तो कब शादी कर रहे हैं, मुझे तेरी शादी के चावल खाने हैं, और वैसे तुझे अगर किसी लड़की से प्यार हो गया तो तू क्या करेगा। बाजिल के जहन में सवाल आया तो शामिर से पूछा, तुझे खाने के अलावा कोई काम नहीं है, हर वक्त सिर्फ तुझे खाना होता है, शामिर ने बाजिल से कहा। हाँ क्या करूँ यार, और वैसे भी उस्मान और जैन ने तो अपने आके छुआरे और चावल खिला दिए हैं, एक तो तू ही रह गया। बाजिल ने कहा, जिस दिन मुझे ऐसी लड़की से प्यार हुआ मैं इसी पल ने अपना बना लूँगा, और अगर इसकी तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा मैं इसकी आंखें निकाल लूँगा, और अगर इसने खुद मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं इसे खुद के पास कैद कर लूँगा ताकि वो मुझसे दूर न जा सके, शामिर ने जुनून से कहा। तो तीनों हैरत से इसे देखने लगे, जिसके लहजे में एक जुनून सा था। यही हमारे नावल का हीरो है शामिर। सो देखते हैं आगे क्या होता है और क्या नहीं। अल्लाह रहम करे इस लड़की पर जिससे तुझे प्यार होगा यार। बादल ने शामिर की बात सुनते कहा तो शामिर मुस्कुरा दिया। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, आज तू खिलाएगा, जैन ने बादल से कहा तो वो मुंह बनाते ऑर्डर देने लगा। बादल जानता था अगर ना करता तो इन्होंने जान नहीं छोड़नी थी। शामिर, बादल, जैन और उस्मान चारों की दोस्ती कॉलेज में हुई थी और फिर वो बेहतरीन दोस्त बन गए। एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहने वाले 26 साल के हो चुके थे। जैन और उस्मान को गठे बिजनेस संभालते थे, पर अभी जाते कभी कभी ही थे, और बाजिल भी अभी तक बाप के पैसों पे और रहा शामिर वो तो अपने बाप और भाइयों का लाडला था, इसलिए इसके वालिद ने कह दिया था, कहाँ गया, कह दिया था अभी बस तुम लाइफ एंजॉय करो। इनका इरादा शामिर को अपनी जगह पे सियासत में लाने का था, पर शामिर को खासी चिढ़ थी और शामिर को अगर कोई इसकी ज़िंदगी के फैसले इस बात पे बेगुसपना गुस्सा आता था, चाहे फिर इसके जान से प्यारे बाबा ही क्यों ना हो, वरना इसका रवैया सबके साथ नर्म और प्यार भरा होता था। अगर शामिर बेहद पुरकशिश था तो इसके तीनों दोस्त भी हैंडसम थे। जैन काली गहरी आंखें, चेहरे पे हल्की हल्की बियर्ड और ब्लैक बालों के साथ हैंडसम लगता, और उस्मान भी काली गहरी आंखें, ब्लैक बालों और बियर्ड में बेहद हैंडसम लगता था, और बाजिल भी गहरी ब्लैक आंखों, भूरे बालों और क्लीन शेव चेहरे के साथ हैंडसम लगता था। चारों एक साथ जाते तो देखने वाले इन्हें देखते रह जाते। जैन और उस्मान कज़न भी थे, दोनों का निकाह पिछले साल इनकी कज़न से ही हुआ था। जैन का कस्बा से जब वो 17 की और उस्मान का हूर से जब वो 20 की हुई थी। इनकी वालदैन की मर्ज़ी से उस्मान तो खुश था, पर जैन को कस्बा से खासी चिढ़ थी, और इनके भी कपल्स अच्छे होने वाले हैं। उस्मान और हूर का भी कपल अच्छा है, जैन और कस्बा का कपल जो है ना वो हमारे हीरो, ये जो कस्बा है ये ज़रा वो डरपोक सी है और मासूम सी है, 18 साल की अभी वो हुई है, और जैन को ज़रा ना वो अच्छी नहीं लगती अभी तक, फिर अच्छी लगेगी बाद में, अभी तक अच्छी नहीं लगती। वो सारे दोस्त अक्सर शामिर के फार्म हाउस पे आ जाते थे और रात गए तक बैठे रहते थे। ये फार्म हाउस शामिर के वालिद ने इसे दिया था क्योंकि इसे वो पसंद था।
बेटा मैंने तुझे कितनी बार कहा है यहाँ ना आया करो, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। हसीना बेगम ने अपनी बेटी से कहा जो इनकी गोद में सर रख के लेटे हुए थी। क्यों मामा, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? जब मेरी मम्मा यहाँ रहती हैं तो मैं क्यों नहीं यहाँ आ सकती? दिलनशीन ने कहा तो हसीना बेगम ने नफ़ी में सर लाया। इन्हें पता था वो कभी नहीं मानेगी। अच्छा आप जाओ, और वैसे तुम मानोगी तो नहीं, लेकिन फिर भी अब ना आना, मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊंगी। हसीना बेगम ने कहा तो दिलनशीन मुस्कुराती निकाब करती हसीना बेगम के गले लगती बाहर को बढ़ी, तो हसीना बेगम भी इसे बाहर तक छोड़ने आई थी। आसपास कुछ लड़कियां बातें कर रही थी और कुछ डांस प्रैक्टिस। चले चचा, दिलनशीन ने सलीम साहब से रक्शे में बैठते कहा जो इसके पड़ोसी भी थे और इसके दोस्त के भाई वालिद भी। दिलनशीन चली गई तो हसीना बेगम भी अंदर को बढ़ी। चलो लड़कियों शुरू करो, सब आगे हैं। हसीना बेगम ने वहाँ खड़ी लड़कियों से कहा। ये एक कोठा था। हसीना बेगम को किसी अमीर ने अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी करके यहाँ छोड़ दिया था। इन्होंने बहुत कोशिश की पर वो यहाँ से निकल न सकी। आखिर इन्होंने कोठे की मालकिन की बहुत मिन्नतें की, जिसकी वजह से इसे भी इन पे रहम आया और इसने हसीना बेगम से कहा कि वो अपनी बेटी को यहाँ से जाने देगी, मगर वो खुद नहीं। तो इस तरह हसीना बेगम दिलनशीन को यहाँ से निकालने में कामयाब हो गई थी। और इस शख्स के बारे में हसीना बेगम को पता चला तो अब वो शख्स एक्सीडेंट में मर गया था। ओह, यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट है, लेकिन खैर। दिलनशीन को उन्होंने अपनी बचपन की सहेली रुकैया बेगम को दे दिया था, जिन्होंने दिलनशीन को अपनी बेटी बनाकर पाला था। रुकैया बेगम भी गमों की मारी हुई थी और इनको दिलनशीन के रूप में एक बेटी मिल गई थी। जैन और उस्मान घर में दाखिल हुए तो इनको लाउंज में अंधेरा मिला, क्योंकि रात के 1 बज रहा था और अब वापस आए थे। अक्सर वो रात तक शामिर के फार्म हाउस पर रहते थे। तो कहाँ चला तू, कहाँ चला? उस्मान ने जैन को देखते कहा, जो ऊपर जाने की बजाय किचन का रुख कर रहा था, क्योंकि जैन, उस्मान, हूर, कस्बा और हमजा के रूम से ऊपर थे, बाकी सबके नीचे। यार चाय या कॉफ़ी पीने, अगर कोई मिला तो इसे कह दूंगा, वरना खुद बना लूँगा, जैन ने कहा तो उस्मान सर हिलाता ऊपर को बढ़ गया। जैन को किचन में आया तो इसे किचन में एक नाजुक वजूद अपने ध्यान में कुछ करता दिखाई दिया। जैन ने करीब जाते इसके कंधे पे हाथ रखा तो वो एक चीख के साथ पलटी और अपने ब्राउन आंखें फूले गालों के साथ खौफ से सामने खड़े जैन को देखने लगी। जैन ने जल्दी से इसके मुंह पे हाथ रखा। चीख क्यों रही हो? मैं हूँ, जैन ने इसे घूरते कहा तो इसकी आंखों में खौफ आया। जैन ने अपना हाथ पीछे किया तो कस्बा जल्दी से पीछे हुई, पर पीछे स्लिप से जाग टकराई। जैन कस्बा के खौफ से भरे चेहरे पर आई अवारा लट को देखकर बेखुदी में हाथ आगे बढ़ाता इसे पीछे करने लगा कि कस्बा ने खौफ के पास जैन का हाथ झटक दिया। तो जैन ने गुस्से से कस्बा को घूरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ झटकने की? जैन गुस्से से कहते कस्बा के बिल्कुल करीब जा खड़ा हुआ। तो कस्बा इसके गुस्से से कहने से कांपी। इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, जैन ने कहा। तो कस्बा डर के अब न जाने क्या सज़ा होगी कि जैन ने कस्बा को समझने का मौका दिए बगैर कस्बा के होंठों पर झुका। कस्बा तो साख्त होगी, आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। जैन कुछ पल के बाद पीछे हुआ और कस्बा को देखा, जो आंखें बंद किए खड़ी कांप रही थी। कस्बा ने आंखें खोलते एक नज़र जैन को देखा और साइड पे होते बाहर को भागी। जैन खुद नहीं समझ पाया है क्या हुआ था। आज पहली बार वो कस्बा के इतने करीब गया था। उफ, ये मुझे क्या हो गया था? जैन ने खुद से सोचा और सामने कस्बा की बनाई कॉफ़ी उठाता एक घूंट भरता कमरे का रुख किया। एक मुस्कुराहट ने इसके होंठों को छुआ, जो इसे खुद भी पता नहीं चला था। कस्बा भागती कमरे में आई और वहीं दरवाजे के साथ लगकर अपना सांस दुरुस्त करने लगी। अपने होंठ पे हाथ रखा तो इसे जख्म का एहसास हुआ। जंगली। कस्बा का सांस कुछ दुरुस्त हुआ तो जैन को जंगली का लकब देते बिस्तर पर लेट गई। अगर जैन को सामने कुछ नहीं कह सकती थी, पर बाद में तो कह सकती थी ना। सब इस वक्त नाश्ते करने के लिए बैठे थे जब शाबाना बेगम, जैन की वालदा, बोली, बेटा ये होंठ पे ज़ख्म कैसे है? शाबाना बेगम ने फिक्रमंदी से कस्बा के होंठ को देखते पूछा तो सभी इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। कस्बा तो इनके यूँ पूछने पर सुर्ख हो गई और जैन नज़रें जैन की तरफ की। जैन भी इसे ही देख रहा था। कस्बा जल्दी से नज़र झुका के, कुछ नहीं ताई जान, वो कीड़े ने काट लिया। कस्बा ने जल्दी से कहा, क्या तुमने बताया है कि उन्हें कुछ लगाया है इस पर? और तुम मुझे बताती मैं इस कीड़े को घर से बाहर फेंक के आती, बदतमीज़ कहीं का। इससे पहले शबाना बेगम या कोई और कुछ कहता, हूर जल्दी से कस्बा की फिक्र में बोली थी और जैन तो अपनी बहन की बात सुनकर हैरान बैठा था। और उस्मान जैसे सब समझ आ चुका था। दिल कह रहा था क्या लगा दे जैन को कीड़ा कहने पे। आप ही लगता है जिस कीड़े ने आपको काटा है वो ज़्यादा ही जहरीला था, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे भी कीड़े ने काटा था, पर यूँ ज़ख्म नहीं बना। हमजा ने भी कहा तो जैन ने गुस्से में हमजा को देखा, पर वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। हाँ बेटा कुछ लगाया, कुछ ज़्यादा तो नहीं काट लिया? डॉक्टर के पास चले? इमरान साहब उस्मान के वालिद पे फिक्र से बोले। नहीं तायाजान मैं ठीक हूँ, आप फिक्र न करें। कसम जल्दी से कहा, वो सच में ही डॉक्टर के पास ना ले जाए। कसम ने कहा तो सब फिर से हदायत देते नाश्ते की तरफ मुतवज्जे, और जैन को कस्बा पे गुस्सा आ रहा था। कस्बा ने इसे कीड़ा कहने पे, यार कीड़े रुको तो सही। जैन जो बाहर जा रहा था उस्मान के यूँ कहने पर मोड़कर इसे घूरा। क्या तकलीफ है और मुझे कीड़ा क्यों कह रहे हो? जैन ने तेवरी चढ़ाते कहा। हाँ हाँ यार गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने थोड़ी कहा है, वो तो गुड़िया ने कहा है तुझे। उस्मान ने हंसते कहा, इसे तो मैं देख लूँगा। वैसे तुझे कैसे पता कि वो मुझे ही कह रही थी? जैन ने घूरते कहा, वो तो तेरी शक्ल देख कर ही पता चल लग गया था। उस्मान ने कहा तो जैन नफ़ी में सर हिलाता उस्मान के साथ बाहर बढ़ रहा था। कस्बा जब 6 साल की थी तब इसके वालिदैन उम्रे पर गए थे और वापसी पे प्लेन क्रैश हो गया था और वो कभी लौट कर वापस ना आए।
और कस्बा यूँ घर में सबकी लाडली हो गई, सिर्फ जैन के अलावा। जैसे ये मसला था कि सबकी लाडली क्यों है। अगर ज़रा सी चोट लग जाती तो सबको फिक्र होने लगती। उस्मान भी कस्बा को बहनों की तरह प्यार करता और हूर भी। जैन और हूर दो ही बहन भाई थे। उस्मान और हमज़ा दो भाई और कस्बा एक ही है। हमज़ा अभी 10th में है। इमरान साहब और इरफान साहब जैन के वालिद कस्बा को हमेशा अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कस्बा और जैन का निकाह करवा दिया। शबाना बेगम और सादिया बेगम उस्मान की वालदा भी इस फैसले से खुश थी। आज चारों दोस्तों ने कहीं जाने का प्लान बनाया था और इस वक्त वो शामिर की गाड़ी में जा रही थी। शामिर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और साथ बादल बैठा था और पीछे उस्मान और जैन। यार वैसे कितना मज़ा आया, हमारी गाड़ी किसी लड़के से टकराए, फिर इससे मुझे प्यार हो जाए, और बादल के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए जब इनकी गाड़ी के सामने खड़े रिक्शे से जा टकराए। यार मैंने लड़की से टकराने का कहा था, रिक्शा नहीं। अब मैं रिक्शे से प्यार करने से रहा, बादल ने कहा। तो 2 मिनट खामोश हो गया। शामिर ने कहते तो 2 मिनट खामोश होगा। शामिर ने कहते बाहर देखा जहाँ अब एक लड़की रिक्शे से उतर रही थी। दिलनशीन और मनाहिल आज सलीम साहब के साथ रिक्शे में मार्केट आई थी। इन्हें कुछ नोट्स चाहिए थे और अब दोनों नोट्स ले चुकी थी। तो ये अब हमारे शामिर और बादल की भी क्या कहते हैं हीरोइंस आ चुकी है। तस्लीम साहब दोनों को रिक्शे में बिठाकर अब सामने एक दुकान पे घर का सौदा सर्फ लेने गए थे कि रिक्शे में किसी चीज़ के टकराने पर दोनों हिलकर रह गई। वो दिलनशीन गुस्से से बाहर निकली, मनाहिल रोकती रह गई। आपको तमीज़ नहीं है गाड़ी चलाने की? अंधे है क्या? दिखाई नहीं देता कि सामने कुछ खड़ा है? दिलनशीन रिक्शे से बाहर निकलते सामने खड़े शख्स से कहा। शामिर जो बादल को चुप करवाता गाड़ी से बाहर निकला था, सामने गुस्सा होते लड़कियों को देखता रह गया। इसे पता ही नहीं था कि सामने खड़ी लड़की इसे क्या कह रही। इसलिए तो बस इसकी मासूम सी सूरत पे खो गया था, जिसकी डार्क ब्राउन आंखें धूप से लाल हो गई थी। वो गाल थी कि नाक और बारीक होंठ ब्लैक शॉल ओढ़े शामिर को प्यारी लगी। शामिर के साथ वो तीनों भी बाहर निकल आए और बादल तो इसके साथ खड़े लड़कियों को देख रहा था जो मासूम सी सूरत वाली दूसरों को खामोश करवा रही थी। ओ हेलो, क्या अंधे होने के साथ साथ बहरे भी हैं? दिलनशीन ने सामने खड़े शख्स को घूरते कहा तो शामिर को होश में। नहीं, असल में मुझे पता नहीं चला, सॉरी। पैसे रखे ताकि रिक्शा ठीक करवा सके। शामिर ने कहते जल्दी से जेब से पैसे निकाले। अमीर हो तो आराम से सॉरी कहो और पैसे देकर अपना रोक देते हो, पहले क्या अंधे होते हो? दिलनशीन ने गुस्से से कहा। यार चुप कर जा, वो सॉरी तो कर रहे हैं। मिनाइल ने इसे खामोश करवाना चाहिए, जो खामोश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कितने में सलीम साहब भी आ गए। बेटा क्या हुआ? सलीम साहब ने पूछा तो दिलनशीन को एक अमीर शख्स से लड़ते देखकर परेशान हो गए। देखिए चाचा, रिक्शा तोड़ दिया और आराम से माफ़ी मांग रहे हैं। दिलनशीन ने जल्दी से कहा। बेटा तुम दोनों रिक्शे में बैठो, मैं बात करता हूँ, सलीम साहब ने कहा। तो वो दोनों बैठ गई। शामिर की नज़रें अब तब तक दिलनशीन पर ही रही जब तक वो रिक्शे में बैठ गई। बादल का भी यही हाल था। बेटा माफ़ करना, बच्ची है। सलीम साहब किसी अमीर से लड़ाई नहीं लेना चाहते थे। कोई बात नहीं अंकल, मेरी गलती है, मुझे पता नहीं चला। ये रख लें आप। शामिर ने कहते हैं इनकी तरफ पैसे बढ़े। नहीं बेटा, सलीम साहब कुछ कहने से पहले शामिर ने रोक दिया। अंकल रख लें, ज़्यादा नहीं है। शामिर ने ज़बरदस्ती इनको पैसे दिए तो वो मुस्कुराते से दुआ देते रिक्शे की तरफ बढ़े। यार क्या ज़रूरत थी इतना सलाम की? वो माफ़ी तो मांग रहे थे। नाहिल ने रिक्शे में बैठते कहा। चुप करो, तुम तो इसकी तरफदारी करना है। सारे अमीर ऐसे ही होते हैं, पहले गलती करो फिर सॉरी कर दो। सॉरी कह दो। दिलनशीन ने नाहिल को खामोश कराते कहा था। मिनाइल भी खामोश होगी। जानती थी दिलनशीन की कितनी नफरत है अमीर से, वो भी अपनी वालिद की वजह से। सलीम साहब के जाने के बाद शामिर भी गाड़ी में जा बैठा तो बाजिद, उस्मान और जैन भी जा बैठे। यार तेरी गाड़ी तेरी टक रही है और लगता है प्यार मुझे हो गया। बाजिद अभी भी मिनाइल के मासूम चेहरे में खोया था। कहने लगा। तीनों चौंके। शामिर का दिल धड़का। किससे? तीनों एक साथ हैरत से बोले। यार वही मिस लड़ाकी के साथ थी जो। बादल ने खोए हुए अंदाज में कहा। शट अप। ऐसे अगर मिस लड़ाकी कहा। शामिर ने बादल को घूरते कहा। और अब हैरान होने की बारी इन तीनों की थी। क्या मतलब? वो तीनों एक साथ हैरत से बोले कि वह तुम तीनों की होने वाली भाभी है। शामिर ने मुस्कुराते कहा और गाड़ी स्टार्ट करता रिक्शे का पीछा करने लगी, जो स्लो होने की वजह से कुछ ही आगे था। मेरी बात है, ये क्या था? लेकिन उसने उसे देखा और उसे मोहब्बत होगी और वह इन तीनों की भाभी है। माशाल्लाह। क्या? तीनों एक साथ चीखे थे। वो जिसके पीछे कॉलेज और यूनी में न जाने कितनी अमीर लड़कियां मारती थी, ऐसे आज एक सीधी सादा सी लड़की से प्यार हो गया था। तीनों का हैरान होना तो बनता ही था ना। क्यों मेरे बच्चे, मुंह क्यों बना हुआ है? दिलनशीन घर में दाखिल हुई तो रुकैया बेगम ने इसका गुस्से से भरा चेहरा देखते फिक्र से पूछा। होना क्या है खाला? जान लड़ाई हो गई है, मिनार ने कहा और सारी बात इन्हें बताई। बेटा क्या ज़रूरत है किसी को कुछ कहने की? वो तो शुक्र है वो लड़का अच्छा है जिसने कुछ नहीं कहा। रुकैया बेगम ने कहा तो वो शुक्र कर रही थी कि इस लड़के ने कुछ कहा नहीं, वरना आजकल तो छोटी सी बात को इशू बना लिया जाता है। अच्छा खाला जान, अब आप इसकी तरफदारी ना शुरू कीजिएगा। पहले मिनाइल कर चुके हैं और जल्दी से खाना खाने को ला दीजिए, भूख लगी है। दिलनशीन ने कहा तो रुकैया बेगम भूख का सुनते उठी। मेरी बच्ची पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी लाती हूँ तुम दोनों के लिए खाने को।
कि बेगम कहती खाना लेने चली गई और दोनों अपने नोट्स देखने लगी। दोनों ही प्राइवेट पेपर्स देने की तैयारी कर रही थी। शामिर ने दिलनशीन की गल तक पीछा किया। गल छोटी होने की वजह से घर के सामने तक न जा सके थे और बादल भी खुश था कि इसे भी इस मासूम सी लड़की का पता चल गया था। उस वक्त सारे शामिर के फार्म हाउस पर बैठे थे। तो फाइनली यूनी के मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटी को भी प्यार हो गया। उस्मान ने शामिर से मुस्कुराते कहा तो शामिर भी मुस्कुरा दिया। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा जैसे यूनी में इतनी खूबसूरत और इसके आगे पीछे घूमती लड़कियां पर इससे प्यार नहीं हम हुआ, इसे आज एक सादा सी लड़की से प्यार हो गया जो तुझे इतना सुना कर भी गई है। जैन ने भी कहा हाँ मुझे इससे मोहब्बत हो गया और इसकी सादा सी मासूम सी सूरत से। शामिर ने दिलनशीन की सूरत ख्यालों में सोचते कहा ओ हेलो, तुम दोनों शामिर से ही हर सवाल जवाब कर रहे हो, मुझसे भी पूछ लो, या मुझे भी तो प्यार हुआ है। बादल ने कहा तो इन तीनों नफ़ी में सैला है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुझे तकरीबन 12 बार तो अब तक प्यार हो चुका है। उस्मान ने तंजिया कहा तो उस बादल ने वो बनाया। हाँ वो तो मुझे कुछ टाइम के लिए दिली लगाव होता था लेकिन अब सच में हो गया। बादल ने यकीन दिलाया जो इन तीनों को नहीं आ रहा था। शामिर बादल को घूरता फिर से दिलनशीन के ख्यालों में खो गया। आज रात को जैन और उस्मान जल्दी घर आ गए थे और सबके साथ डिनर किया और अब रात के 12 बजे चुके थे और कमरे के दरवाजे के पास खड़ा जैन कस्बा के पास जाने का सोच रहा था। लेकिन इससे कस्बा सामने ही हूर के कमरे से निकलती दिखाई दी तो जैन जल्दी से इसके आगे आए। कस्बा जैन को यूँ खुद को घूरते पाकर बुकलाई। इससे पहले कस्बा जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाती कि जैन कस्बा को खींचता अपने कमरे में ले गया। कस्बा डर गई। अब बोलो तुमने सुबह मुझे कीड़ा क्यों कहा? जैन ने कस्बा को दीवार के साथ लगाते दोनों इतराफ हाथ रखते पूछने लगा और कस्बा बेचारी की जान जा रही थी। एक तो इतना करीब, ऊपर से सवाल ये पूछना। नहीं तो मैंने आपको कीड़ा तो नहीं कहा। कस्बा ने जैन से डरते अटकते लहजे में कहा सच बोल लो वरना सज़ा मिलेगी। जैन ने कस्बा को डराया नहीं सच्ची आपको नहीं कहा। कस्बा ने सज़ा का सुनते जल्दी से कहा अच्छा ये ज़ख्म किसने दिया है? मैंने। जैन ने कस्बा के होठों पे खुद के दिए ज़ख्म पे अंगूठा फेरते जोमानी अंदाज में कहा तो कस्बा का जैन की जोमानी बात और हरकत पर चेहरा गुलाबी हुआ। मुझे कहा था ना। जैन ने फिर कहा तो कस्बा सर हिला कि जैन की घूरी पे जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा अब तुम मान ही गई हो तो सज़ा तो मिलेगी इसकी। जैन कहता कस्बा के होंठों पे झुका। कस्बा कब को पा के रहेगी आंखें बंद करके। कुछ पलों बाद जैन पीछे होता सीने पे बाजू बांधता कस्बा का गुलाबी चेहरा देखता जरा सा मुस्कुराया। कस्बा धीरे से आंखें खोलती जैन को एक नज़र देखती जल्दी से बाहर भागी। कस्बा जल्दी से कमरे में जाती बिस्तर पर बैठती दिल पे हाथ रखते सांस दुरुस्त करने लगी। आप सच में एक कीड़े हैं, जंगली कीड़े। कस्बा ने जैन को ख्याल में हाथों करते मुँह बनाते हुए कहा और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। जैन कस्बा से अपना कीड़ा कहने का बदला लेकर अब सुकून से सोने के लिए गया था वरना इसे सारी रात नींद नहीं आनी थी। ये आप किसके कपड़े ये क्या था? ये आप किसके कपड़े प्रेस कर रही हैं? हूर ने मुलाजिम से पूछा जो कपड़े प्रेस कर रही थी। जी वो उस्मान साहब के। मुलाजिम ने कहा तो हूर मुस्कुराई। आप ऐसा करें कि उस्मान के कपड़े प्रेस करके यहाँ ही रखते हैं, मैं खुद ले जाऊँगी। हूर ने कहा तो मुलाजिम सर हिलागी तो हूर जल्दी से कस्बा के रूम में भागी। कस्बा जल्दी से मेरे आईलेंस लगा दूँ। हूर जल्दी से ड्रेसिंग के आगे आती आंखों में काजल लगाती कस्बा से कहने लगी जो भी फ्रेश होकर बाथरूम से निकली जी। क्यों अपी आप कहीं जा रही हैं? कस्बा ने हूर की तरफ देखते हैरत से पूछा जो जल्दी जल्दी में काजल लगाकर पिंक कलर की होंठों पे हल्की सी लिपस्टिक लगा रही थी। हाँ तुम्हारे भाईजान के कमरे में। हूर ने शौकी भरे लहजे में कहा तो कस्बा को हैरत हुई। अपी उस्मान भाई के कमरे में जाने के लिए आपको इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत है? कस्बा ने पूछा। ओहो मेरी मासूम सी बहन प्लस भाभी, तुम नहीं समझोगी, अब जल्दी से लगा दो। हूर ने कहा तो कस्बा भी कंधे उचकाती लगाने लगी। हूर उस्मान के प्रेस कपड़े लेती अब उस्मान के कमरे में बाहर खड़ी थी। हूर बिना नॉक किए आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई। कितने में उस्मान भी फ्रेश होता बाथरूम से बाहर निकला कि उस्मान को शर्ट देखते हूर मुड़ गई। उस्मान हूर को अपने रूम में इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। आपको शर्म नहीं आती बिना शर्ट के बाथरूम से बाहर आते हुए? और वैसे भी आपको पता नहीं कोई कमरे में भी आ सकता है। हूर ने सुर्ख चेहरे के साथ बिना मुड़े उस्मान से कहा तो उस्मान भी मुस्कुराता हूर के पीछे आता हूर के पीछे से हक कर गया। हूर तो उस्मान की हरकत पर कब को पा गई। यार अब अपने कमरे में तुम यूँ आ ही सकता हूँ, वैसे भी तुम बिना नॉक किए आई हो। उस्मान ने कहा तो हूर ने अपने दिल को संभाली थी जो उस्मान के यूँ पास आने पर धड़क रहा था। वैसे मिसेस तुम तो आ ही सकती हो जब चाहे जैसे चाहो। उस्मान ने हूर के कान के करीब झुकते कहा और कान के लो को काटा होंठों से छुआ। हूर का दिल उस्मान की हरकत पर और धड़का उठा। छोड़े मुझे। हूर ने खुद को छुड़ाना चाहा। क्यों मेरी जान, अब तुम्हें वैसे तो नहीं जाने दूंगा ना। उस्मान ने रोमानी अंदाज में कहते हूर की गाल पे बोसा दिया जो पहले ही लाल था और लाल हो गया। उस्मान ने हूर के कंधे से थामते चेहरा सामने किया। इससे पहले उस्मान कुछ करता हूर ने जल्दी से कपड़े इसकी जानिब किए। ये ले आपके कपड़े, हूर ने कहा और उस्मान को थामे। इससे पहले उस्मान कुछ कहता ये समझता हूर वहाँ से भाग गए। उस्मान ने एक बार हैरान हुआ फिर हूर की हरकत पर मुस्कुराता तैयार होने लगा। सॉरी। हूर भाग के अपने कमरे में आई और सांस दुरुस्त करती उस्मान की हरकत को सोचती शर्माती चेहरे को हाथों में छुपा गई।
शामिर रात को घर लेट आया था और अब सुबह के 9 बजे उठा और फ्रेश होकर नीचे आया। गुड मॉर्निंग, शामिर ने अपने बड़े भाइयों और अपने वालिद को इकट्ठे बैठा देखकर कहा। गुड मॉर्निंग मेरे शहजादे, सलमान साहब ने खुशगवार मूड में कहा और नवालाजम को नाश्ता लगाने का कहा। शामिर अब तुम भी हमारे साथ बिजनेस संभालो आकर, मुर्तज़ा शामिर के बड़े भाई ने कहा। इससे पहले शामिर कुछ कहता सलेमान साहब बोल पड़े। अभी मेरे बेटे को कोई काम न कहा, अभी इसे ज़िंदगी एंजॉय करने दो, फिर मेरा शहजादा मेरे साथ सियासत में आएगा और मेरी सीट संभालेगा। क्यों शामिर? सलेमान साहब ने कहते शामिर से कहा तो शामिर ने आंखें घुमाई। बाबा मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे नहीं जाना सियासत में, शामिर ने बेजारियत से कहा। अच्छा ठीक है, अभी तुम कुछ ना सोचो, बस एंजॉय करो, सलेमान शामिर के बिगड़े तेवर देख कर कहा। नहीं पता, इन्हें पता था शामिर इतनी आसान से कभी नहीं मानेगा। इन्हें यह भी अच्छे से पता था शामिर को इसकी ज़िंदगी में किसी की मुदाखलत नहीं पसंद। शामिर की वालदा का इंतकाल इसके बचपन में ही हो गया था। शामिर के दोनों भाइयों की शादियां हो चुकी थी। मुर्तज़ा की 4 साल की बेटी और एक 6 साल का बेटा था और मुस्तफ़ा की अभी कोई औलाद नहीं होती थी। इस वक्त मनाहिल और दिलनशीन के घर के सहन में धूप में बैठी थी। सर्दियों की धूप वैसे भी सुबह और शाम के दिन ढले की धूप दिल को अच्छी लगती थी। यार क्या करियो, अगर मोबाइल नहीं चल रहा तो इसे मारो उठाकर, क्या लगी हुई हो? दिलनशीन ने मनाहिल के बटनों वाले छोटे से मोबाइल से कपते देकर कहा जो चल ही नहीं रहा था। अच्छा खुद के पास तो टच है और तुम चाहती हो मेरे पास ये भी ना रहे? मनाहिल ने दिलनशीन को घूरते कहा। तो यार ऐसे मोबाइल का भी क्या फ़ायदा, चले ही ना, दिलनशीन ने कहा। वैसे कब तक शादी कब तक शादी करोगी यार तुम? मनाहिल ने दिलनशीन से कहा तो दिलनशीन से उसे घूरा। भला ये सवाल कहाँ से आ गया, ये क्यों पूछ रही हो? पहली बात मुझे शादी ही नहीं करनी और दूसरी बात मैं अभी 19 की हुई हूँ, दिलनशीन ने कहा। अच्छा मैंने सोचा था तुम्हारी शादी पे दूध पिलाई की रस्म में अपने जीजू से मोबाइल ही मांग लूँगी, मनाहिल ने अफसोस से कहा तो दिलनशीन ने नफ़ी में सर हिलाया। बेटा शादी क्यों नहीं करनी, मेरी तो दुआ है जैसे जल्द कोई अच्छा सा लड़का आए तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। रुकैया बेगम जो कमरे से निकलते हैं दोनों की बात सुन चुकी थी, कहने लगी। दिलनशीन ने मुंह बसोरा बोली कुछ न थी, जानती थी रुकैया बेगम इस मामले में दिलनशीन को कभी नहीं बोलने देती। आमीन, मनाहिल ने कहा तो दिलनशीन ने घूरा तो मनाहिल ने भी इसे घूरा। अच्छा बेटा मैं ज़रा बाजार जा रही हूँ, रुकैया बेगम कहती बाहर को बढ़ी तो दिलनशीन भी सर लाए और दरवाज़ा बंद करते दोबारा मनाहिल के पास आ बैठी। अच्छा यार छोड़ो, ऐसे आप ड्रामा देखते हैं, दिलनशीन ने मोबाइल को अभी भी मोबाइल से देखने से लगे देखते अपना मोबाइल पे लगते कहा। वो अक्सर दोनों दिलनशीन के मोबाइल पे कुछ देखना हो देख लेती। शामिर अकेला जा रहा था कि रास्ते में इसकी गाड़ी ख़राब हुई। वो तो शुक्र था वहाँ आसपास छोटी छोटी दुकानें थी, इससे शामिर अब भी गाड़ी ठीक करवा रहा था और ख़ुद गाड़ी से बाहर खड़ा था। सलमान साहब अक्सर शामिर से कहते थे कि साथ बॉडीगार्ड साथ रखें, पर शामिर को इस सब से चिढ़ थी। फिर भी अक्सर सलमान साहब ज़बरदस्ती गार्ड भेज देते थे। शामिर ने मोबाइल चला रहा था कि इसे किसी खातून की आवाज़ है। बेटा मेरे पैसे कहीं शायद गिर गए हैं, तुम ये दवाई वापस रख लो, वापसी का किराया नहीं बन रहा मेरे पास, रुकैया बेगम ने दुकानदार से कहा। रुकैया बेगम मेडिसन लेकर गई थी लेकिन अब इनके पास कुछ पैसे गिर गए थे तो वो मेडिसन वापस करने आई थी ताकि वापसी का किराया बन सके, लेकिन दुकानदार अब वापस नहीं कर रहा था। जाए माँ जी हम वापस नहीं करते, दुकानदार ने रूखे अंदाज में कहा। शामिर जो कब से ये देख रहा था रुकैया बेगम के पास आया। क्या हुआ अम्मा जान? शामिर ने करीब आते रुकैया बेगम से को पूछा। बेटा मेरे पैसे कहीं गिर गए और इन दुकानदार से कहा था ये दवाई वापस कर लें ताकि वापसी का किराया बने, पर ये कर ही नहीं रहे। रुकैया बेगम ने अपना मसला बताया। अच्छा अम्मा जान आप मेरे साथ चलें, मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। शामिर ने रुकैया बेगम को कहते अपने साथ गाड़ी तक लाया। गाड़ी अभी ख़राब थी और अभी ठीक हो गई है। बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी, रुकैया बेगम ने कहा। कोई बात नहीं, चलें, आप मुझे इसके बदले 1 कप चाय पिला दीजिएगा। शामिर ने मुस्कुराते कहा तो रुकैया बेगम मुस्कुराती दुआ देती शामिर की गाड़ी में बैठ के। कौन? दिलनशीन ने दरवाज़ा नोक हुआ तो दंत से पूछा। नाइल अभी भी वहीं बैठी थी। बेटा मैं हूँ, खोलो, रुकैया बेगम ने कहा तो दिलनशीन ने दरवाज़ा खोला, पर रुकैया बेगम के बीच शामिर को देखते ही आंखें हैरत से खोली। शामिर को दिलनशीन की गली में आता ही खुश था, लेकिन अब दिलनशीन को सामने देख बेहद खुश हो गया था। आप यार क्या कर रहे हैं? कहीं आप मेरी खाला जान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? खाला जान आप ठीक है ना? ये तो है ही अंधे, अमीर जो हुए दिखाई तो कुछ देता नहीं है इन्हें, दिलनशीन ने शामिर को घूरते कहा। शामिर मुस्कुरा दिया। दिलनशीन बेटा 2 मिनट खामोश होकर मेरी बात तो भी सुन लो, और बेटा तुम भी अंदर आओ, रुकैया बेगम ने दिलनशीन को यूँ बोलते थे हैरत से देखकर कहा और साथ अंदर आते शामिर को भी अंदर आने का कहा। तो दिलनशीन ने हैरत से रुकैया बेगम और शामिर को देखा और मनाल भी शामिर को देखकर हैरत से खड़ी थी। दिल अमीर, शामिर ने रुकैया बेगम के दिलनशीन का नाम पुकारने पर बेसाख्ता दिल में कहा था, साथ एक मुस्कुराहट ने होठों को छुआ। दिलनशीन बेटा मैं ठीक हूँ और इस बच्चे ने मेरी मदद की है, वरना आज मुझे शायद घर पैदल आना पड़ता। रुकैया बेगम ने दिलनशीन को बताया और एक शफकत भरी नज़र शामिर को देखते कहा। शामिर मुस्कुरा दिया और दिलनशीन ने मुँह बनाया। रहने दे खाला जान, ज़रूर किसी मतलब के लिए आपकी मदद की होगी।
दिलनशीन ने मुंह बनाते कहा तो रुकिया बेगम ने नफ़ी में सर लाया और मिनायल जो पीछे खड़ी देख और सुन रही थी, इसने भी दिलनशीन की बात सुनते नफ़ी में सर लाए। जी बिल्कुल, मुझे इनसे एक मतलब है चाय का, जो मैं इनसे पहले ही कह चुका हूँ, पर वो चाय अब मैं इनके हाथ की नहीं तुम्हारे हाथ की पीऊँगा। शामिर ने मुस्कुराते दिलनशीन को देखते शरीर से लहजे में कहा, दिलनशीन ने ऐसे करा, मैं और आपको चाय सोचिएगा मत। दिलनशीन ने गुस्से से कहा कि रुकैया बेगम बोल पड़ी, बेटा जाओ बना दो बच्चे को एक कप चाय। उनके बेगम ने कहा तो दिलनशीन पाँव पटकती चाय बनाने किचन में चली गई, तो मिनाइल भी पीछे ही चली गई। शामिर ने मुस्कुराते दिलनशीन को पीछे से जाते देखा, वो तो बेहद खुश था। अब इसे दिलनशीन के पास आने का बहाना जो मिल गया था रुकैया बेगम की सूरत में। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रुकैया बेगम ने शामिर से पूछा, जो दिलनशीन को पीछे से किचन में जाते मुस्कुराते हुए देखा था। जी शामिर नाम है मेरा, शामिर ने मुस्कुराते कहा। तो रुकैया बेगम एक पल को ठटकी, फिर सर झटकती सारी लाती मुस्कुरा दी, तो शामिर भी मुस्कुरा दिया। ऐसे मैं मज़ा चुकाती हूँ मेरे हाथ की चाय पीने का, दिलनशीन ने किचन में आते खुद से कहा और चाय के लिए दूध पत्ती चीनी के साथ नमक का आधा चम्मच डाल दिया। मिनायल जो इसके पीछे आई थी हैरत से दिलनशीन की कार्रवाई देखी। यही क्या कर रही हो? मिनायल ने हैरत से कहा। बहुत शौक है ना मेरे हाथ की चाय पीने का, अब मज़ा आएगा, देखती हूँ कैसे पीते हैं। दिलनशीन ने गुस्से से कहा। तो आधा क्यों मेरी बेस्टी, पूरा चम्मच, या यूँ करो सारा नमक ही डाल। मिनायल ने भी दिलनशीन को घूरते कहा। वो इसलिए इस अमीरजादे के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे तो देखना इसका भी एक घूंट नहीं भरा जाएगा। दिलनशीन ने कहा तो मिनायल इसे घूर कर रहेगी। दिलनशीन कप में चाय डालती ले गई तो मिनायल भी किचन के दरवाजे में खड़ी सामने देखने लगी, जहाँ शामिर और रुकैया बेगम थे। बेटा मेरी बच्ची बहुत अच्छी चाय बनाती है, तुम भी पीकर बताओ कैसी बनी है। रुकैया बेगम ने कहा था। शामिर दिलनशीन से मुस्कुराता चाय लेता एक घूंट पड़ा, और एक घूंट पीना भी इसको मुश्किल लगा था, पर दिलनशीन को खड़ा मुस्कुराता देखकर सब समझ चुका था। फिर शामिर दिलनशीन की इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट में खोता चाय घूंट घूंट पीने लगा, और दिलनशीन को बेहद गुस्सा आया और आराम से चाय पी रहा था। वो सोच रही थी वो इतनी चाय नमक वाली चाय का एक घूंट भरता भाग जाएगा। नाइल भी हैरत ज़्यादा कि भला इतनी नमक वाली चाय कौन पी सकता है। अम्माजान आपसे सच कहा था, इससे पहले मैंने ऐसी चाय कभी भी नहीं पी, क्या मैं आइंदा भी आप ऐसी चाय पीने आ सकता हूँ? शामिर ने एक नज़र गुस्से में खड़ी दिलनशीन पर डालते रुकैया बेगम से कहा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ बिल्कुल मेरे बेटे, जब तुम्हारा दिल कर तब आ जाना। रुकैया बेगम ने शामिर के सर पर हाथ फेरते मुस्कुराते कहा तो शामिर भी मुस्कुराती हो। वैसे पॉइंट की बात यह है कि बेशक जो भी हो ना, जो भी हो, इतने नमक वाली चाय कोई नहीं पी सकता। पता नहीं नॉवेल्स वाले क्या सोच के लिखते हैं। खैर मैं खुद भी एक नावल रीडर हूँ, सो मैं कुछ नहीं बोल सकती। सॉरी, नावल राइटर हूँ, तो राइटर्स को मैं कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलने और इतने मज़े की चाय पीने फिर से आऊँगा। शामिर कहता उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बेटा जाओ दरवाज़ा बंद करो, एक उन्होंने दिलनशीन को कहा, जो शामिर के फिर से आने का सुनते आग बगौला हो गई थी। पैर पटकती दरवाजे के पास आई। दिलनशीन जो दरवाज़ा बंद करने लगी थी कि शामिर ने दरवाजे पे हाथ रखते इसे रोका। वैसे तुम्हारे हाथ से नमक वाली चाय भी बहुत मीठी लगी है, शामिर ने मुस्कुराते कहा और एक भरपूर नज़र इसे देखकर गाड़ी की तरफ बढ़ा, तो दिलनशीन ने भी जोर से दरवाज़ा बंद करती अंदर आई। नायल दिलनशीन को देखती इसके पास आ गई। यार वो तो इतने आराम से चाय पी गए। नायल ने हैरत से कहा। तो मुझे अब कुछ ऐसा सोचना चाहिए ताकि मज़ा आ जाए इसे मेरे साथ। दिलनशीन ने गुस्से से सोचते कहा तो मिनायल भी इसे देखने लगी। बाजिल और इसकी वालदा इस वक्त लॉन्च में बैठे थे, जब बाजिल की वालदा फजीलत बेगम बोली, बेटा मेरा दिल है तुम्हारी शादी कर दो, अगर कोई लड़की है तो बताओ। फजीलत बेगम ने कहा तो बाजिल मुस्कुराया और मिनाइल के चेहरा आंखों में लगा। अभी बाजिल कुछ बोलता कि बाजिल के वालिद जुल्फ़िकार साहब बोल पड़े। बेगम पहले अपने बेटे से कहो जॉब तो कोई करे, फिर इसकी शादी करेंगे, वरना नहीं। जुल्फ़िकार साहब ने कहा तो बाजिल ने मुँह बनाया। जुल्फ़िकार आपको क्या मसला है मेरे बेटे को लेकर? कोई जॉब भी और हमारे पास अल्लाह पाक का दिया इतना तो है ही कि हम आराम से ज़िंदगी गुजारें। फजील बेगम ने कहा तो बादल को अपनी माँ पे बेहद प्यार है, और जुल्फ़िकार साहब ने नफ़ी में साइड लाया। इन्हें पता था इन दोनों माँ बेटे से वो नहीं जीत सकते। अच्छा बेटा बताओ, कोई है लड़की? फजील बेगम ने बादल से पूछा। जी मम्मा है तो सही एक। बादल ने इतना ही कहा कि फजील बेगम बोल पड़ी। क्या सच में तू दिखाओ मुझे जल्दी से मेरी बहू की तस्वीर और नाम क्या है? फजील बेगम ने खुश होते कहा। तो बादल और जुल्फ़िकार साहब इनकी जल्दबाजी में मुस्कुरा दिए। मम्मा अभी तो मैंने इसे एक बार देखा है और नाम भी नहीं पता अभी तो, पर बहुत जल्द मैं आपसे इसे मिलवाऊंगा। बादल ने मुस्कुराते कहा। अच्छा चलो ठीक है, पर जल्दी से मुझे मिलवाना मेरी बहू से, अल्लाह मेरे बेटे को खुश रखे। फजीलत बेगम ने कहा तो जुल्फ़िकार साहब ने भी आमीन कहा। बादल जुल्फ़िकार साहब और फजीलत बेगम की अकलौती औलाद होने की वजह से बेहद लाडला था, इसलिए कभी इसे किसी मामले में रोक टोक नहीं करते थे।
बादल की खुशी में ही खुश हो जाने वाले बादल के वालिद फौजी से रिटायर्ड ऑफिसर है। बादल के दादा भी ज़मींदार थे और ज़मीनें भी थी ऐसी के लिए बादल बेपरवाह फिरता था। यार तो रश ही बहुत है। जैन ने बादल से कहा दोनों कहीं जा रहे थे पर ट्रैफिक ही बहुत थी। यार दूसरे रास्ते से चलो। बादल ने कहा तो जैन सर लाता गाड़ी को टर्न लिया था, दूसरे रास्ते पे ले गया जहाँ रेड लाइट एरिया था। यार हम भी चले। बादल ने जैन से शहाद से कहा हाँ तू जा अगर। ओ माय गॉड ये क्या हो गया। नहीं तेरी हिम्मत भी कैसे इसका ओ ये नहीं गिर लगा बिकने पे नहीं पड़े। ये यहीं पे है ये रेड लाइट। हाँ ये यार हम भी चलें। बादल ने जैन से शहर से कहा हाँ तू जा अगर तेरा दिल है तो। जैन ने एक नज़र बादल को घूरते कहा तो बादल मुस्कुरा दिया। सामने इसकी नज़र दिलनशीन पर पड़ी। जैन वो देख दिलनशीन भाभी। बादल ने जैन से कहा मैंने दिलनशीन का नाम कल शामिर ने ही बताया था। क्या यहाँ भाभी का क्या काम, तुझे गलत लगा होगा। जैन ने नफ़ी में चले जाता कहा यार तू रुक तो सही और सामने देख। बादल ने कहा तो जैन ने गाड़ी रोकते गौर से देखा तो दिलनशीन थी। यार भाभी यहाँ। जैन भी हैरान हुआ। दिलनशीन बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं, तो क्यों आती हो। और ये निकाब करो जल्दी से, ये क्यों उतरा है। दिलनशीन आज फिर काफ़ी दिनों बाद आई थी और रसीना बेगम को इस पर गुस्सा आ रहा था और ऊपर से निकाब भी नहीं किया था और ये खुद ही उतर गया, ठीक से हुआ ही नहीं था और अच्छा न नहीं आती। पर अब आप मुझे मुस्कुराते हुए यहाँ से रुखसत करें। दिलनशीन ने कहा तो हसीना बेगम ने भी इसे गले लगा ली। अच्छा आप जाओ और अब ना आना हाँ यहाँ। हसीना बेगम ने कहा तो दिलनशीन सर लाती रिक्शे में जा बैठी और हसीना बेगम अंदर चली गई। तो बादल और जैन गाड़ी से निकलते वहाँ खड़े एक वाजिर सराह के पास आए। सुने ये लड़की कौन है। जैन ने पूछा तो वो इन दोनों को घूरने लगा। ये खबरदार जो इस पर नजर रखी बहुत बड़ा पेश आऊँगी। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो तो हसीना बेगम की बेटी यहाँ नहीं रहती, बस मिलने आती है वो अपनी माँ से। ख्वाजा सराह ने खुद ही सारी बात बता दी जो वो जानना चाहते थे। सारी बात सुन दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे। यही बात शामिर को बतानी चाहिए। बादल ने कहा यार पर शामिर बर्दाश्त कर लेगा, मैं तो कहता हूँ ना बताए। जैन ने कहा नहीं जैन अच्छा है अभी बताओ कैसे, वरना आगे जाकर ज़्यादा मसला नहीं हो जाए। जैन बादल ने कहा तो जैन ने भी सोचे सर लाए। दोनों वापस शामिर के पास चल दिए फार्म हाउस, क्योंकि शामिर और उस्मान वहीं थे इस वक्त। यार ये जैन और बादल न जाने कब आएंगे, क्यों ना हम दोनों तब तक कुछ खा भी लें, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो क्या कहते हैं। उस्मान ने कहा तो जो दिलनशीन के ख्यालों में घूम वहाँ बैठा था, पर परसों वो दिलनशीन से मिलकर आया था और अभी इसका दिल कर रहा था वो जल्दी से इसके पास चला जाए। वो हेलो मेरी सुन रहा है कि नहीं। उस्मान ने इसे ख्यालों में गुम बैठे देखकर इसके आगे हाथ हिलाया तो शामिर ख्यालों से बाहर आया। हाँ तो कुछ कह रहा था। शामिर ने कुछ औंकते कहा। हाँ पूछा था कि दिल के साथ क्या दिमाग भी भाभी को दे आया है। उस्मान ने घुरते कहा तो शामिर मुस्कुरा दिया। हाँ यार मैं इसे अपना दिल दिमाग सब दे आया हूँ, एक पल भी इसके बिना दिल नहीं लगता। अब तो इसे अपना बनाने से हमें बनाना है हमेशा के लिए, पूरा का पूरा। शामिर ने मुस्कुराते ख्याल में दिलनशीन का चेहरा सोचते कहा। उस्मान अपने दोस्त को देखने आया। पीछे से आते आते बाजिल और जैन भी इसकी बात सुन चुके थे। लो तुम दोनों भी आगे मिल लो अपने दोस्त से, वरना जो इसका हाल है ना कुछ दिनों ने इसे हमें भूल जाना है, याद रहेंगी तो सिर्फ हमारी भाभी। उस्मान ने कहा तो शामिर मुस्कुरा दिया। यार ऐसा हो सकता है तुम तीनों को भूल जाऊँ। शामिर ने कहा तो उस्मान जैन और बाजिल मुस्कुरा दिए। सही था, तीनों भी एक दूसरे को भूलना तो छोड़ भी नहीं सकते थे। क्या हुआ तुम दोनों के मुंह क्यों लटके हुए हैं। उस्मान ने जैन और बाजिल को देखते कहा। यार हाँ यार कोई बात है। शामिर ने भी पूछा। हाँ यार एक बात है जो तुझे बताना ज़रूरी है। बाजिल ने कहा क्या है बताओ यार। शामिर ने कहा यार वो सारी बात जैन ने बताई, जिसे सुनकर एक पल सिर्फ एक पल था शामिर साख्त हुआ था, पर अगले पल वो तीनों को हैरान कर गया। मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है, वो किसकी बेटी है कौन है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात से फ़र्क पड़ता है तो इस बात से मेरे इससे जो मैं इससे करता हूँ मुझे यकीन है वो मासूम है। शामिर ने कहा। वो तीनों इसे ही देख रहे थे। वो तो सोच रहे थे शामिर भी दूसरे लोगों की तरह इसे छोड़ देगा ये जानने के बाद कि वो किसकी बेटी है। यार अंकल नहीं मानेंगे। उस्मान ने कहा वो माने या ना माने लेकिन मैं शादी सिर्फ दिल से ही करूँगा। शामिर ने पुख्ता लहजे में कहा। ठीक है मेरे दोस्त हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। बाजिल ने मुस्कुराते कहा तो शामिर भी मुस्कुरा दिया और जैन और उस्मान ने भी सर ज़्यादा तायद की। अच्छा यार मैं तो चला कस्बा को कॉलेज से लेने हैं मुझे। जैन ने खड़े होते कहा तो उस्मान ने इसकी तरफ आईब्रो उचकाते से देखा। तुम्हें इसकी इतनी फिक्र कब से होने लगी, कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी गुड़िया से। उस्मान ने कहा तो जैन से देखने लगा। मोहब्बत नहीं हुई मुझे समझे, पापा ने कॉल करके कहा था इसलिए लेने का, वरना कभी नहीं जाता। जैन ने मुँह बनाते कहा और बाहर को बढ़ गया। पीछे उस्मान और बाजिल बातें करने लगे और शायद मेरा अब ये सोचने लगा कि अपने बाबा को कैसे बनाए।
कस्बा जैसे ही कॉलेज से बाहर निकली तो सामने जैन को खड़ा देखकर जो पहले ही इसका चेहरा उतरा हुआ था और उतर गया। वो चलती जैन के करीब आई और खामोशी से गाड़ी में जा बैठी तो जैन बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर गया। ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जैन कस्बा का उतरा चेहरा नोट कर चुका था, इसलिए पूछा। नहीं, मैं तो ठीक हूँ, कस्बा ने कहा और विंडो से बाहर देखने लगी। तो जैन भी एक नज़र कस्बा पर डालता खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। कस्बा घर आई तो घर में हूर के अलावा कोई नहीं था। कस्बा ने पूछा तो हूर ने बताया कि इमरान साहब और इरफान साहब ऑफिस गए हैं और शबाना बेगम और सादिया बेगम ग्रोसरी का सामान लेने गई थी और हमजा अभी स्कूल था। हूर खाना खा चुकी थी और कस्बा का दिल नहीं था, इसलिए फ्रेश होकर वो बाहर गार्डन में बैठ गई और सामने लगे खूबसूरत फूलों को देखने लगी। चेहरे पे उदासी अभी भी थी। हूर के पूछने पर भी इसने नहीं बताया। जैन जो पूरे रास्ते भी इसकी उदासी देखता आया था और अभी अपने कमरे के टायर से नीचे देखा तो कस्बा को बैठा देखकर इसके पास आया और इसके साथ वाली कुर्सी पर जा बैठा। तो कस्बा चौंकी और जल्दी से उठना चाहा, जैसे जैन ने इसका हाथ थामते वापस बिठा दिया। तो कस्बा यूँ जैन के हाथ पकड़ने पर गुलाबी होती वापस बैठ गई। जैन एक पल को इसके चेहरे में खो सा गया, फिर सर झटकते इससे मुखातिब हुआ। कस्बा सच सच बताओ क्या हुआ है? जैन ने कहा तो कस्बा ने नफी में सर लिया। इससे पहले जैन फिर से इससे पूछता कि जैन की नज़र इसके हाथ में कुछ पेपर्स पर पड़ी तो इसे थामते इसे पढ़ने लगा, जहाँ पेरेंट्स मीटिंग लिखा हुआ था। जैन सारी बात समझ गया था। ये पहली बार हुआ था कि टीचर ने इसे दिया था, वरना पहले हूर ने बड़ों के कहने पर कस्बा के टीचर से कहा हुआ था कि जो भी ऐसी कोई बात हो वो इसे बता दें, क्योंकि कस्बा ऐसी बातों पर अपने वालिदैन को याद करती उदास हो जाती थी। इस वजह से परेशान हूँ, जैन ने कहा तो कस्बा चेहरा झुका गया। अच्छा, इस दफ़ा बाबा या चाचू नहीं जाएंगे? अच्छा, इस दफ़ा बाबा या चाचू नहीं, मैं जाऊँगा, जहन ने कहा तो कस्बा हैरत से इसे देखने लगी। आप क्यों नहीं? आप नहीं जा? ताया जान चले जाएंगे, कस्बा ने जल्दी से कहा तो जैन ने घूरा। क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं तुम्हारे शोर में समझी, और कल मैं ही जाऊँगा, जैन ने इसे घूरते कहा। अब मेरे शोर नहीं है, मैं एक तो मुझे ये लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता क्यों लिखते हैं राइटर्स, नहीं पता, जो भी है, कस्बा ने कहा तो जैन ने आईब्रो झुकाते से देखा और इसका हाथ हमसे ज़रा कस्बा के करीब झुका। कस्बा तो जैन की यूँ करने पर कांप उठी। वो तो डार्लिंग, शोर बनने में कौन सी देर लगती है, कहो तो आज रात बन जाऊँ, जैन ने धीमी मुस्कान से कहा तो कस्बा तो जैन की जुबानी बात पे शर्म और हयात सर से पैर तक गुलाबी हो गई थी और जैन की हल्की गिरफ्त पे अपना हाथ छोड़ते जल्दी से अंदर भाग गई। जैन कस्बा के यूँ भागने पर मुस्कुरा दिया। कस्बा जल्दी से लाउंज में बैठी अपने धड़कते दिल पे हाथ रखती ठीक करने लगी। वो तो शुक्र था कोई मुलाजमा नहीं थी इस वक्त यहाँ, और हूर भी कमरे में थी। आज उस्मान ऑफिस गया था, कोई ज़रूर मीटिंग थी, इसलिए इमरान साहब के कहने पर ऑफिस आ गया था और जैन ने कस्बा के कॉलेज जाना था। कस्बा ने भी मीटिंग का किसी को नहीं बताया था और जैन ने इसलिए नहीं बताया कि किसी ने इसे जाने नहीं देना था, इसका इरादा बाद में आकर बताने का था। शामिर जो गाड़ी में बैठा घर से निकलने लगा था कि बादल को अंदर आता देखकर गाड़ी के पास ही खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो? बादल ने शामिर के पास आते पूछा। यार, अपने दिल से मिलने, शामिर ने कहा तो बादल मुस्कुराए। यार चल, मैं भी तो तेरे साथ चलता हूँ, बादल ने कहा तो शामिर ने आईब्रोज खाते से देखा। क्यों, तू क्यों मेरे साथ जाएगा? शामिर ने बादल से कहा। यार क्या पता मुझे भी तेरी भाभी की एक झलक दिखाई दी जाए, बादल ने कहा तो शामिर ने इसे घुटते नफ़ी में सर लाया। यार बादल, ऐसी हरकतें करके तुझे क्या मिलता है? शामिर ने कहा। अच्छा चल तू, मैं तेरे साथ ही जाऊँगा, यकीन तो है नहीं ना अपने दोस्त पे, बादल ने कहा तो शामिर नफ़ी में सर हिलाता गाड़ी में बैठा तो बादल भी बैठ गया। बादल अपनी गाड़ी वहीं छोड़ गया था। हूर लान में लगे पौधों को अपने ध्यान में पानी दे रही थी। उस्मान की मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो घर आ गया था और गाड़ी खड़ी करते बाहर निकला तो सामने हूर इसे पौधों में पानी देती दिखाई दी तो मुस्कुराता इसकी तरफ बढ़ा कि हूर एकदम पीछे मुड़ी और पाइप में से निकलता पानी सीधा उस्मान पे गिरा। हूर ने एक चीख के साथ पाइप नीचे गिराया और उस्मान बेचारा खुद को भीगा हुआ देख रहा था। सॉरी उस्मान, मुझे पता नहीं चला, हूर ने जल्दी से उस्मान से कहा तो उस्मान ने घूरा। यार क्या तुम्हें पता नहीं चला कि मैं पीछे हूँ? उस्मान ने कहा और साथ एक चीख भी आ गई। अब मुझे क्या पता कि मेरे पीछे आप हैं, आप खामोशी तो आए हैं, मुझे कैसे पता चलता? हूर ने मुंह बसोरते कहा। तो क्या पीछे से आता? ज़ोर ज़ोर से तुम्हें पुकारता, कहता कि हूर में आ रहा हूँ उस्मान ने घूरते कहा और दोबारा छींक आ गई। अल्लाह अल्लाह, इतनी जल्दी कौन बीमार होता है? हाँ तो आपको दिखाई तो दिया था ना कि मैं पौधों को पानी दे रही हूँ, उन्हें मुंह बनाते कहा तो उस्मान को हूर यूँ मुंह बनाते बेहद प्यारी लगी थी कि इतने में उस्मान को दोबारा छींक आ गई। देखो अब तुम्हारी वजह से ही हुआ है तो तुम्हें तो सज़ा भी मिलेगी, उस्मान ने कहते हुए कदम हूर की तरफ बढ़ाए तो हूर जल्दी से पीछे हुई। यार इतनी जल्दी कौन बीमार होता है, कौन बीमार होता है, मुझे बता दो भाई, बल्कि मुझे कमेंट में बता देना अगर कोई इतनी जल्दी बीमार होता है तो। नहीं कि क्या हो रहा है, मैं तो इवन सर्दियों में बर्फ़ भी खाती रहती हूँ तो बीमार नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ऐसे तो ना करें, मैं भीग जाऊंगी, हूर ने उस्मान का इरादे को देखते कहा। अच्छा, खुद तो सारा भीगने को नहीं तैयार और मुझे सारा का सारा भिगा दिया, उस्मान ने कहा और हूर को कलाई से थामता। इससे पहले उस्मान इसे अपनी तरफ करता हूर जल्दी से बोल पड़ी। मैं आपकी खिदमत करूँगी ना, आप जल्दी से जाकर चेंज करें, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ, आप देखिए कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, हूर ने कहा तो उस्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ओह, तो मेरी खिदमत करना चाहती हो, ज़रा ठीक से करना माय लव, उस्मान के
ज़मानी अंदाज में कैन पर हूर गुलाबी होती, अपनी कलाई आसमान की नर्म गिरफ्त से छुड़ाती नजरें झुकाया गई तो आसमान मुस्कुराता कमरे में चेंज करने चला दिया तो हूर भी उस्मान के लिए चाय बनाने चल दी। फाजिल और शामिर गाड़ी खड़ी करते गली में दाखिल हुए तो इन्हें एक 14 या 15 साल का एक बच्चा नीचे पड़ा अपना पाँव पकड़े मिला। पास ही साइकिल भी गिरी हुई थी। दोनों जल्दी से इसके पास हुए। बच्चे क्या हुआ? फाजिल ने जल्दी से पास बैठते पूछा। मैं साइकिल से गिर गया हूँ, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, बच्चे ने रोते हुए कहा। कितने में सलीम साहब जो अपने बेटे को देखने ही बाहर निकले थे जल्दी से सामने इसे गिरे हुए देखकर इसकी तरफ बढ़े। तला बेटा क्या हुआ? सलीम साहब ने आते पूछा। सलीम साहब शामिर और बादल को पहचान चुके थे। शायद गिरने की वजह से पाँव को कुछ हो गया है, बादल ने कहा। बादल इसे अस्पताल ले जाओ, शामिर ने कहा तो बादल सर हिलाता तला को उठाने लगा। नहीं बेटा मैं ले जाऊंगा, आपको जहमत होगी, सलीम साहब ने कहा। अरे अंकल जहमत कैसी, चलें आप, बादल ने कहा। शुक्रिया बेटा, मैं घर बताऊँ, सलीम साहब कहते घर बताने चल दिए और जल्दी से बताते आगे। बादल ये लो गाड़ी की चाबी, शामिर ने कहते बादल की चाबी दी और सलीम साहब और तला के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ा और शामिर दिलनशीन के घर की तरफ। बेटा जाओ देखो तो सही जाकर कौन आया है। दरवाज़ा खटका तो रुकिया बेगम ने दिलनशीन से कहा तो वो सर हिलाती सीढ़ियाँ उतरती दरवाजे की तरफ बढ़ी। दोनों छत पे धूप में बैठी थी। दिलनशीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने शामिर को खड़ा देखकर एकदम से गुस्सा आया। आप क्या करने आए? अब इतने चाय पी तो गए थे, अब क्या रह गया जो मुंह उठा के दोबारा आ गया? दिलनशीन ने शामिर से कहा जो दिलनशीन को देख रहा था, जिसने मैरून कलर के सादा सा सूट ज़ब्तन किया हुआ था, सर पे गर्म सफ़ेद शाल लिए हुए शामिर को अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई थी। वो खुद भी ब्लू जीन्स वाइट शर्ट पर लेदर की जैकेट में बेहद पुरकशिश लग रहा था। ओ हेलो, क्या बहरे होने की कोई बीमारी है क्या? दिलनशीन ने शामिर को खुद की तरफ तख्ता पाकर घूरते हुए कहा तो शामिर होश में आया। जी माँ से अम्मा जान से मिलने आया। माँ जान क्या होता है यार, अम्मा जान होते। शामिर कहता अंदर दाखिल हुआ तो दिलनशीन जल्द से पीछे हटी, वरना शामिर इससे ज़रूर टकराता। वो कहना दिलनशीन को चलता कि तुम्हें देखने आया हूँ, पर ऐसा कहकर वह दिलनशीन को और गुस्सा आना था इस पर, इसलिए ना कहा। बेटा कौन है? रुकैया बेगम ने छत से ये आवाज़ देते पूछा। इससे पहले दिलनशीन बोलती शामिर बोल। माँ जान मैं शामिर ने कहा तो रुकैया बेगम मुस्कुरा दी और जल्द से सीढ़ियों पर खड़ी हुई। बेटा ऊपर ही आ जाओ, रुकैया बेगम ने कहा तो शामिर एक नज़र दिलनशीन को देखता ऊपर बढ़ा। दिलनशीन भी शामिर की पुरुष को घुटती इसके पीछे चलती। कैसे हो बेटा? बैठो, रुकैया बेगम ने शामिर के सर पे प्यार से हाथ करते कहा और बैठते इसे बैठने का कहा तो वो भी मुस्कुराता बैठे और दिलनशीन की तरफ देखा जो खड़ी से ही घूरी थी। शामिर इसका गुस्से से सुर्ख चढ़कर देखते मुस्कुरा दिया। बेटा जाओ बच्चे के लिए चाय ले आओ, रुकैया बेगम ने कहा। खाला जान ये यहाँ के चाय पीने आते हैं, घर में इन्हें चाय नहीं मिलती? दिलनशीन एक गोरी शामिर को नवाजती कहने लगी तो रुकैया बेगम ने सिकुड़ा। घर में चाय तो मिलती है पर तुम्हारी बनी हुई चाय जैसी मज़े की नहीं होती, शामिर ने मुस्कुराते दिलनशीन को कहा। अरे अल्लाह, वो उसकी खाला के सामने उसे फ्लर्ट कर रहे। बेटा जाओ लेकर आओ, रुकैया बेगम ने कहा तो दिलनशीन शामिर को घुटती पाँव पटकती नीचे चली गई तो रुकैया बेगम भी शामिर से बातें करने लगी। दिल तो कह रहे मिर्चें डाल दूँ चाय में। दिलनशीन चाय बनाती गुस्से से सोचने लगी और चाय बनाते कप्स में ऊपर ले गए और एक कप रुकैया बेगम को दिया और दूसरे शामिर को पकड़ाती खुद नीचे आ गई। बादल तलहा को सलीम के साहब के बार बार कहने पर भी एक अच्छे अस्पताल लेकर गया था। वहाँ तलहा के पाँव पे मोच आने की वजह से पट्टी कर दी गई थी, पाँव की हड्डी टूटने से बच गई थी। अब घर आ गए थे। बादल दिल में अफसोसता था कि वो जा नहीं सका शामिर के साथ। अगर तलहा को ना ले जाना पड़ता तो वो इस मासूम चेहरे वाली प्यारी सी लड़की को शायद देख ही लेता। बादल ने सोचते ही ठंडी आ भरी। बेटा घर चलो, बादल को दरवाजे से ही जाने करते देखकर सलीम साहब ने कहा। इन्होंने साथ तलहा को भी सहारा दिया हुआ था। नहीं थैंक यू, फिर कभी सही। बादल शामिर को कॉल करके पूछने का सोचा था कि घर कौन सा है, ये शायद वो मासूम सूरत वाली लड़की की एक झलक देख ले। भाई चलिए ना, तलहा ने भी कहा। तलहा को बादल अच्छा लगा था तो बादल मुस्कुरा दिया और सर हिलाता उनके साथ अंदर बढ़ा। सलीम साहब ने दरवाज़ा खटकाया तो एक खातून ने निकली। मेरे बच्चे ठीक हो तुम? मैं नाज बेगम जल्दी से तलहा से कहा। जी अम्मी, तलहा ने कहा। नाज बेगम अंदर तो आने दो हमें, सलीम साहब ने कहा तो नाज बेगम ने एक नज़र बादल को देखते सर हिलाते तलहा को सलीम का साहब के साथ सहारा देती अंदर ले गई। तो सलीम साहब के इशारा करके अंदर बुलाने पर बादल भी अंदर आ गए। सामने कमरे से एक छोटी 10 साल गोल मटोल सी बच्ची के साथ जिसका मुंह बना हुआ था वो मासूम चेहरे वाली लड़की निकलती दिखाई दी। बादल का दिल जैसे देखकर खुशी से झूम उठा था। मनाहिल बादल को पहचान ही नहीं पाई, शायद इसने मनाहिल ने ध्यान नहीं दिया था। मनाज बेगम ने सलीम साहब को इशारा किया तो इन्होंने बादल के बारे में बताया कि वही अस्पताल लेकर गया था। बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनाज बेगम ने कहा। अरे आंटी कैसी बात कर रही हैं, आप मुझे अपना बेटा ही समझे, बादल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सलीम साहब और मनाज बेगम मुस्कुरा दिए।
जाओ मिनाल बेटा चाय लेकर आओ। मिनाज बेगम ने कहा तो मिनाल सर लाती, एक नज़र बादल को देखती जो इसे ही देख रहा था, चाय लेने चली गई। वे कुछ देर बाद चाय लाती बादल को दी तो बादल ने मुस्कुरा कर इससे चाय ताम ली। मिनाल को यूं बादल का बार बार देखना अजीब लग रहा था। हाँ इसे इसकी नज़रों में अपने लिए इज्जत तो लगी, लेकिन फिर भी एक अजीब एहसास था जिसे मिनाल समझ ना पाई। भाई आप फिर आएंगे ना हमारे घर? बादल चाय पीते जाने को खड़ा हुआ तो तलहा ने कहा, और बच्ची ने भी एक नज़र बादल को देखते चेहरा झुका लिया। हाँ बेटा हमें खुशी होगी अगर तुम दोबारा आओगे तो। सलीम साहब ने कहा, जी ज़रूर अंकल, मैं ज़रूर आऊँगा। बादल जो इनके घर आने का दोबारा कोई बहाना ढूंढ रहा था वो मिल चुका था। बादल चलता इस प्यारी सी बच्ची के पास आया। गुड़िया मुँह क्यों लटका हुआ है? बादल ने पूछा। मिनाल के साथ अब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। मुझे चॉकलेट खानी है और मुझे कोई भी चॉकलेट नहीं खाने देता, आप भी नहीं। बिया ने मुंह बनाते मिनाल की तरफ देखते कहा तो मिनाहिल तो बादल मुस्कुरा दिया। ओह ये इस वजह से आपका मुंह लटका हुआ है। चलो अगली दफ़ा आया तो आपके लिए चॉकलेट लेकर आऊँगा और तब आपके अकेले ही खाइएगा, अपनी आप ही को भी ना दीजिएगा, ठीक है? बादल ने प्यार से बिया से कहा तो वो खुशी से झूम उठी और इसका मुस्कुराता चेहरा देख सब के साथ मनाहिल भी मुस्कुरा दी। बादल तो सब भूलता एक पल को मनाहिल की मुस्कुराहट में एक हो गया कि अबिया की आवाज़ पर इसकी तरफ मत हो जाएगा। थैंक यू भाई, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, जल्दी आएगा। अबिया ने कहा तो बादल मुस्कुराया। हाँ ज़रूर जल्दी आऊँगा, हमेशा के लिए मनाहिल को अपना बनाने। अबिया को कहकर आखिरी अल्फाज दिल में कहता बादल मनाहिल को एक नज़र देखता आप बाहर की तरफ बढ़ा। शामिर जो सोचा था 2 मिनट इसे सुकून से देख लें, दिलनशीन की चांद पे मूड ऑफ हुआ था। एकदम से इसके जहन में एक ख्याल आया, इसने जानबूझ के चाय अपने ऊपर गिरा दी। वो बेटा ये क्या हुआ? जाओ नीचे जाकर इसे साफ़ करो। रुकिया बेगम ने शामिर के बोलने से पहले ही कहा तो शामिर दिल में खुश होता है और सर हिलाता नीचे चला दिया। नीचे आते शामिर को दिलनशीन की जगह में खड़ी बर्तन धोते मिली तो शामिर मुस्कुराता इसकी तरफ आया और दिलनशीन के करीब जा खड़ा हुआ। दिलनशीन बर्तन धोती पीछे को मुड़ी, ये शामिर से टकराते बची। क्या हरकत है, पीछे हटे। दिलनशीन ने शामिर के गुस्से कहा तो शामिर मुस्कुराता इसके आस पास स्लेब पे हाथ रखता झुका तो दिलनशीन शामिर की हरकत पे घबराती पीछे स्लेब से शामिर दिलनशीन के चेहरे की खूबसूरत नकोश अपने आंखों के जरिए दिल में उतारा था और दिलनशीन घबराने के साथ गुस्से में शामिर की आंखों में देख रही थी। पीछे हटने के लिए मैं नहीं बढ़ा, अब तो तुम्हारे और करीब आना है पूरे हक से। शामिर की बात सुनते दिलनशीन ने एक पल को उलझी, फिर अगले पर इसकी बात का मतलब समझते शदीद गुस्से में शामिर को धक्का दिया। शामिर जो इस सब के लिए तैयार नहीं था, एक पल को लड़खड़ाया फिर संभल गया। आपकी हिम्मत भी कैसे मुझसे ऐसी बात कहने की? दिलनशीन ने गुस्से से शामिर को देखते कहा तो शामिर के माथे पर बल आ गया। फिर एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द कर देगा। क्यों नहीं कर सकता? तुमसे ऐसी बात मोहब्बत हो गया तुमसे, बल्कि इश्क हो गया है मुझे। शामिर ने पुरसुकून होते कहा तो दिलनशीन को और गुस्सा आया। मोहब्बत और इश्क? तुम जैसे अमीर शख्स क्या जानो जो किसी चल पल की दिल लगी को मोहब्बत का नाम देकर किसी लड़की को अपनी झूठी मोहब्बत में फंसाते हो? दिलनशीन फिर से गुस्से में आते कहा और साथ शामिर को दरवाजे से बाहर धक्का दिया तो शामिर ज़रा सा अपनी जगह से पीछे हुआ। दिलनशीन जैसी नाजुक लड़की शामिर का मुकाबला कहाँ कर सकती थी? चिटअप, अगर मेरे इश्क को गलत कहा समझी? शामिर ने दिलनशीन को उंगली उठाते कहा गुस्से से कहा। इसे गुस्सा आया था इसकी इश्क क्यों वो लड़की यूँ कह रही थी। रुकिया बेगम शामिर और दिलनशीन की आवाज़ें सुनती जल्दी से नीचे आई और हैरत और परेशानी से दोनों को लड़ता हुआ देखने लगी। कितने में दरवाज़ा नॉक हुआ। बादल गली में आया कि इसे शामिर की आवाज़ उससे भरी आवाज़ सुनाई दी तो जल्दी से दरवाज़ा नॉक किया। मिनाल के घर साथ होने की वजह से ही बादल को घर से बाहर निकलते आवाज़ सुनाई दी थी और रुकिया बेगम बार बार दरवाज़ा नॉक होने की वजह से दरवाज़ा खोला तो लड़के को एक नज़र देखकर परेशान से इन दोनों की तरफ देखा जो एक दूसरे को ही घूर रहे थे। ओ तो मिस्टर शामिर को मेरे मुंह से सच कर सुनना कड़वा लगा है। दिलनशीन ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा तो शामिर ने गुस्से में आते इसके कंधों को थामा कि बादल जल्दी से आगे बढ़ा। शामिर के गुस्से से सब वाकिफ थे, अगर गुस्सा ना आए तो ना आए, लेकिन आ जाए तो फिर बेहद आता था। शामिर रिलैक्स यार, बादल ने कहते जल्दी से आगे बढ़ा कि शामिर ने एक गुस्से भरी नज़र से बादल को देखा तो वो खामोशी से खड़ा हो गया। कितने में हसीना बेगम आ गई। वो आज दिलनशीन और रुकिया बेगम से मिलने आई थी पर आगे का मंजर देखकर परेशान होकर रह गई। दिल इश्क करता हूँ तुमसे, इन घटिया मर्दों से मुझे मिलाकर मेरे इश्क की तौहीन ना करो वरना बहुत बेरा पेश आऊँगा। शामिर ने खून रंग आंखों से देखते दिलनशीन को कहा तो दिलनशीन एक पल को घबराई गई लेकिन फिर बोली तो क्या आप एक वाइफ की बेटी से शादी करेंगे? बताएं, करेंगे एक वाइफ की बेटी से शादी? दिलनशीन ने बेहद गुस्से से ऊंची आवाज़ में चीखते कहा तो हसीना बेगम भी दिलनशीन की बात पर लम्ब भीज गई। भला एक वाइफ की बेटी से शादी कौन करता है? रुकिया बेगम भी यही सोच रही थी कि शामिर की बात सुनते दिलनशीन के साथ हसीना बेगम और रुकिया बेगम भी हैरान हो। हाँ करूँगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, समझी? शामिर ने कहा कि दिलनशीन ने हैरत से इसे देखा पर वही गुस्सा उमड़ आया था। तुमने क्या समझ रखा है कि मुझे कि 2 दिन इश्क करोगे और
और तुम्हें छोड़ दूंगा तो ये गलतफहमी है, अपने इस दिमाग से निकाल दो, क्योंकि बहुत जल्द तुमसे इज़्ज़त से शादी करके हमेशा के लिए ले जाऊंगा तुम्हें। शामिर के लहजे में साफ दिलनशीन के लिए इश्क, जुनून और इज्जत झलक रही थी, जो सामने खड़ी लड़की अपने गुस्से और अपने बाप से बदजन लड़की को कहाँ दिखाई देनी थी। ऐसी बातें करके मुझे अपनी झूठी चाल में फंसाने का सोच रहे हो तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपकी बातों में कभी नहीं आऊँगी, समझे? आप कभी आपसे तो क्या किसी से शादी नहीं करूँगी, दिलनशीन ने ऊंची आवाज़ में कहा। शायद तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, वो भी अब कल ही होगी, तैयार है ना? शामिर ने कहते रुकैया बेगम और हसीना बेगम को देखा। इसे नहीं पता था ये खातून दिलनशीन की वालदा ही है। माँजान, कल हमारा निकाह तैयार रहेगा, कल मैं आपकी बेटी को हमेशा के लिए अपने नाम करने आऊँ। शामिर ने कहा। बादल के साथ वो तीनों भी हैरत से खड़ी दिलनशीन तो साथ रह गई थी। हमें क्या पता कि कल वो हमारी बेटी को छोड़ जाओ, हसीना बेगम ने कहा तो शामिर इनकी तरफ देखने लगाया। ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ दे, शामिर ने जुनून से कहा तो हसीना बेगम खामोश हो गई। बेटा ऐसे कैसे अचानक शादी? रुकिया बेगम ने कहा। आप बस कल निकाह के लिए तैयार रहिएगा। शामिर कहता बाहर को बढ़ा के पीछे से दिलनशीन की गुस्से से भरी आवाज़ पर ठहरा और मुड़ कर ऐसे देखा। मैं आपसे कभी शादी नहीं करूँगी, समझे? मैं भाग जाऊँगी, दिलनशीन ने कहा तो एक मुस्कुराहट ने शामिर के होंठों को छुआ। यह नामुमकिन है, अगर भाग भी गई तो मैं ढूंढ लूँगा, अब हमारा निकाह कल ही होगा, शामिर ने कहता बाहर को बढ़ा तो बादल भी पीछे बढ़ा। वो दिलनशीन का बस नहीं चल रहा था शामिर का कत्ल कर दे। यार सोच समझ के फैसला कर, ऐसे जज्बाती ना हो। बादल ने गाड़ी में बैठते इसे समझाना चाहा। मुझे पता है बादल, मुझे क्या करना है, शामिर ने कहते गाड़ी स्टार्ट की तो बादल खामोशी से बैठ गया। जैन इस वक्त कॉलेज ऑफिस में बैठा था और इसने मैडम के पूछने पर कस्बा का बताया तो मैडम ने मेड को कहकर कस्बा को और इसकी क्लास टीचर को बुलवाया और अब कस्बा जैन के सामने खड़ी थी और इसकी टीचर जैन को इसके बारे में बता रही थी। देखिए मिस्टर, आपकी सिस्टर, अभी टीचर ने इतना ही कहा कि जैन बीच में ही बोल पड़ा। हाउ लो लग होता मिस, ये मेरी बीवी है, जैन दांत पीसते कहा तो कस्बा ने भी इसकी बात पर झिरझिर सी ली। कस्बा की मैडम तो इसकी टीचर एक पर को हैरान हुई और सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं नहीं हूँ, सॉरी, कस्बा की टीचर ने कहा तो जैन ने सर हिला दिया। मिस्टर, आपकी वाइफ के तमाम सब्जेक्ट में तो मार्क्स अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन मैथ्स में बिल्कुल अच्छी नहीं है। देखिए सिर्फ 20 मार्क्स हैं ही आए हैं। टीचर ने रिजल्ट कार्ड जैन की तरफ बढ़ाते कहा तो जैन ने इसके रिजल्ट कार्ड को देखते ही कस्बा को एक नज़र देखा तो वो जल्दी से नज़र झुका गई। देखिए अभी तो सिर्फ स्टैंडअप से, पर अब फाइनल्स पेपर्स भी नज़दीक आ रहे हैं, तो आप इसे तैयारी करवाएं, टीचर ने कहा तो जैन ने सर हिलाया। आप आज कस्बा को छुट्टी दे दें, मैं इसे अभी लेकर जाना चाहता हूँ, जैन ने कहा तो मैडम ने दे दी और अब कस्बा और जैन दोनों गाड़ी में बैठे थे। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे और अब एक सोफे पर जैन और सामने कस्बा सोफे पर नज़र झुका के बैठी थी। मुझे बताओ ये इतने अच्छे मार्क्स मैथ में क्यों लिए हैं? जैन ने आईब्रो उचकाते तंजिया पूछा। वो मुझे नहीं आती है मैथ, कस्बा ने मुंह बनाते कहा। अगर नहीं आती तो किसी से समझ लेती, कल में तुम्हें कोई भी नहीं समझा देता, जैन ने कहा। वो हूर आपी से समझी थी, कस्बा ने कहा तो जैन नफ़ी में चल रहा है। जैन को पता था कस्बा ने ज़रा सा कहा होगा आप ही बस में थक गई और हूर मैडम कस्बा की थकान का सुनकर जल्दी से पढ़ाना बंद कर चुकी होगी। अभी जैन कुछ कहता कि हूर और उस्मान भी वहाँ आ गए। जैन यार क्यों कुछ कह रहा है मेरी गुड़िया को, उस्मान ने जैन को से आते कहा। वो भी कस्बा का लटका मुँह देख इसे अपने साथ लगा गई। तुम्हारी ये गुड़िया मैथ में कारनामा सर अंजाम देकर आई है, देखो 100 में से 20 नंबर लिए हैं। जैन के कहने पर रिजल्ट उस्मान के हाथ में थमाया तो उस्मान देखकर मुस्कुराया। ओह मेरी गुड़िया, मैथ के अलावा तो तुमने सब में 85 प्लस लिए, कोई बात नहीं अगर एक में कम भी हो, उस्मान ने कहा तो कस्बा भी खुश हुई। हूर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और जैन ने नफ़े में सर लिया। मतलब कस्बा मैडम को कुछ नहीं कहना, कस्बा आज से मैथ मैं करवाऊंगा और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जैन ने कस्बा को कहते उस्मान को मुंह खोलता कुछ कहते देकर कहा तो उस्मान खामोश हो गया और कस्बा ने मुंह बनाया। अब ये जंगली मुझे डांटते रहेंगे, कस्बा ने उदास होते दिल में सोचा। कितने में उस्मान को बादल की कॉल आई जो इन दोनों को शामिर के फार्म हाउस पे बुला रहा था, तो वो दोनों चले गए। मामा और खाला, मैं आप दोनों को बता दो मैं ये निकाह नहीं करूँगी, दिलनशीन शामिर के बाहर जाते ही चीखते हुए बोली। दिलनशीन हैरान थी कि इसकी मामा और खाला ने शामिर को कुछ नहीं कहा। दिलनशीन मेरी बच्ची, शामिर से निकाह कर लो, वो अच्छा लड़का है, वरना कौन करता है एक तो वाइफ से शादी। हसीना बेगम ने दिलनशीन को समझाना चाहा। मम्मा अगर कल को इसने मुझे जिसे आपको आपकी शोर छोड़ के वैसे वो भी छोड़ गया तो आप क्या करेंगी? दिलनशीन ने कहा तो एक पल को हसीना बेगम चुप हुई। नहीं बेटा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, कर लो ये निकाह। रुकैया बेगम ने कहा तो दिलनशीन इन्हें देखने आई। खालाजान मैं नहीं करूँगी, ये कभी नहीं करूँगी, दिलनशीन ने गुस्से से कहा। दिलनशीन खामोशी, ये निकाह कर लो, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, हसीना बेगम ने कहा तो दिलनशीन दोनों को देखती कमरे में चली गई। तो हसीना बेगम और रुकैया बेगम ने एक दूसरे को देखा। रुकैया बेगम शामिर की आंखों में दिलनशीन के लिए पहले दिन ही पसंदगी देख चुकी थी और हसीना बेगम को भी ये बात बताई थी। हसीना बेगम पहले तो परेशान थी, लेकिन रुकैया बेगम ने शामिर के लहजे से दिलनशीन के लिए इज्जत बताई, थोड़ी मुतमईन हुई और आज वो खुद भी देख। यार क्या हुआ, हमें क्यों बुलाया है? जैन उस्मान ने फार्म हाउस के लाउंज में दाखिल होते कहा। वो इसलिए हमारा दोस्त कल निकाह कर रहा है, बाजिल ने कहा। क्या कल?
दोनों ने एक साथ कहा, हाँ कल। फिर बादल ने सारी बात दोनों को बताई। यार शामिर ऐसे कैसे, अंकल को भी नहीं राज़ी किया, इनके बगैर निकाह करेगा। उस्मान ने सारी बात सुनते शामिर से कहा, जो आंखें मौत का सवे की पुष्ट से टेक लगाए बैठा था। तो शामिर उस्मान की बात सुनते सीधा होता बैठा। हाँ, क्योंकि अभी वो राज़ी नहीं होंगे, जब निकाह करके बताऊंगा तो हो जाएंगे, और मैं कभी भी ऐसे निकाह ना करता, लेकिन दिल ने मेरे इश्क की तौहीन की है, तो अब मैं कल ही निकाह करूँगा। शामिर ने कहा। तो वो तीनों ही इसे देख रहे थे। यार यूं जज्बात में आकर ना सोच, ठंडे दिमाग से सोच यार। जहन ने कहा, मैंने सोच लिया है, अगर तीनों ने नहीं आना चाहते तो बता दो। शामिर ने कहा। जैन जल्दी से बोला, यार हम क्यों नहीं आएंगे, हम ज़रूर आएंगे, बल्कि सारा इंतज़ाम भी करें, बता अगर कुछ करना है तो। जैन ने कहा, अभी तो कुछ नहीं करना, पर जब शादी हुई तब सारे इंतज़ाम तुम तीनों से ही करवाऊंगा। अभी तो मैं दिल के लिए निकाह के लिए ड्रेस लेने जा रहा हूँ। शामिर ने मुस्कुराते कहा। तो वो तीनों भी मुस्कुरा दिए। हाय यार, मुझे कब नसीब होगा अपने प्यार के लिए शॉपिंग करना। बादल ने दिल पे अपना हाथ रखते कहा। तो तीनों ने इसकी तरफ देखते नफ़ी में सर लाया, मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता था। चला मैं चलता हूँ फिर, शामिर ने कहा। तो वो तीनों भी खड़े हुए। रुक, हम भी तेरे साथ चलते हैं, आखिरकार हमारे यार की शादी है, तो हम भी अपने लिए शॉपिंग कर लें। जैन ने कहा। तो चारों मुस्कुराते बाहर को बढ़े। रात के 7 बजे चुके थे, तो इस वक्त दिलनशीन और मिनाहिल बैठी थी। मुनाहिल दिलनशीन को कई बार समझा चुकी थी, लेकिन दिलनशीन ना मानी, तो आखिरकार इसका साथ देने लगी। ठीक है दिलनशीन, चलो फिर जाओ अभी, वरना ज़्यादा रात हो जाएगी। मेरी एक दोस्त है, इसके वालिद काम से दूसरे शहर रहते हैं, और भाई भी बस मेरी दोस्त और इसकी अम्मी ही घर होंगी। मैं कॉल करके बता देती हूँ इसे तुम्हारे बारे में, जब तक चाहो वहाँ रह सकती हो। मुनाहिल ने कहा। तो दिलनशीन सर ला गई और अच्छे से अपनी गिर्द शॉल ओढ़ ली। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी का कदम उठाने वाली है। लाइक वो निकाह से बचने के लिए बाहर लाइक एक तरह दरिंदे ही रहते हैं हमारी सोसाइटी में, तो वो उनके पास जा रही है। सो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप लोग मत कीजिएगा, ये बस नावल्स की हद तक अच्छा लगता है, ये असल ज़िंदगी में ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। मुमिनाइन ने अपनी दोस्त को कॉल करके कह दिया इससे कोई मसला नहीं था, तो दिलनशीन रक्षा करवाती बिना रुके बेगम को बताए वहाँ से चले गए। अब कल क्या होना था, ये तो कल ही पता चलना था। उस्मान और जैन शामिर के पास से रात को घर आए थे। सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। जैन भी अपने कमरे में चला गया और उस्मान के कमरे में आते दिल किया कि एक नज़र हूर को ही देख ले, इसलिए अपने कमरे से निकलता हूर के कमरे के बाहर खड़ा होता धीरे से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ, और सामने ही हूर को देखा जो लैपटॉप लिए बैठी थी। हूर और कस्बा हमजा का लैपटॉप पे मूवी देख रही थी। हूर का लैपटॉप ख़राब था और कस्बा को लैपटॉप का शौक नहीं था, इसलिए इसके पास था ही नहीं। कस्बा को नींद आने लगी तो अपने कमरे में चली गई, और हूर अभी भी लैपटॉप लेकर बैठी थी कि दरवाजे की आवाज़ सुनती दरवाजे की तरफ देखा तो उस्मान को खड़ा पाकर लैपटॉप साइड पर रखते मुस्कुराती खड़ी होगी, और उस्मान ने नज़दीक आई तो उस्मान मुस्कुराता हूर को दीवार के साथ लगाता आसपास बाजू टिका गया। आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं उस्मान, क्या कोई काम था? हूर ने उस्मान के घेरे में गुलाबी चेहरे के साथ प्यार भरे अंदाज में पूछा। हाँ मेरी जान, काम तो था मुझे तुम्हें देखने का। उस्मान ने मुस्कुराते कहते, पता नहीं मेरा सांस आज क्यों फूल रहा है इतना। उस्मान ने मुस्कुरा कर कहते हूर के माथे को लबों से छुआ तो हूर शर्म से आंखें मूंद गई। उस्मान ने पीछे होते हूर के गुलाबी चेहरा तो एक मुस्कान देखा, तो एक मुस्कान ने लबों को छुआ। यार अब तो एक पल भी तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, दिल करता है कि रात को सोने लगूं तो तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सुबह उठूं तो सबसे पहले तुम्हारे चेहरे को देखूं। मैं तो कहता हूँ रुखसती करवा लो, तुम क्या कहती हो? उस्मान हूर के गुलाबी पड़ते चेहरे को देखता मोहब्बत से चूर लहजे में कहने लगा, तो हूर शर्माती अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। उस्मान हूर की हरकत पर मुस्कुराता हूर के हाथ नीचे करता हूर के लबों पर झुकने लगा कि इससे पहले ही दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और साथ ही हमजा की आवाज़ आई, तो उस्मान जल्दी से पीछे हुआ। हूर भी गड़बड़ा गई। हूर आप मेरा लैप उस्मान हमजा के अल्फाज इसके मुंह में रह गए। उस्मान और को यूं करीब देखते वो अपना लैपटॉप लेने आया था। और सॉरी भाभी, मेरी वजह से आप दोनों डिस्टर्ब हुए, हमजा ने मुस्कुराते कहा। था उस्मान ने सिकुरा, किसी के कमरे में बिना नॉक किए आते हैं क्या? उस्मान ने हमजा को घूरते कहा, तो वो मुस्कुरा दिया। भाई अब मुझे क्या पता था आप यहाँ आए, पता होता तो आता ही नहीं। मुझे लगा हूर आप और कस्बा आप मूवी देख रहे हैं, मैं तो लैपटॉप लेने आया था। हमजा कहता जल्दी से लैपटॉप लेता दरवाजे के पास आके रुका, तो उस्मान ने आईब्रोज काते से देखा, ये क्या हो रहा है, किस तरह की फैमिली है। अगर मैं होती हमजा की जगह तो शर्म से पानी पानी होती, वहीं से वापस चल जाती। लैपटॉप कौन उठाता है यार, सब कैसे होश रहती है। अब नहीं आऊँगा, आप दोनों कंटिन्यू करें। नहीं, ऐसा हमारी देसी फैमिलीज़ में नहीं होता कम अज़ कम। हम सब मुस्कुराता शरारत से कहता उस्मान के पकड़ने से पहले ही दरवाज़ा बंद करता भागा, और हूर शर्म से सुर्ख होती नज़रें नीचे किए खड़ी थी। उस्मान देखते मुस्कुरा दिया। यार यूँ ना शर्माओ और प्यार आ जाएगा। उस्मान हूर के शर्म से चेहरे को हाथों में थामता मुस्कुरा के कहते हूर के लबों पे झुका। हूर भी शर्माती घबराती पलट के बंद कर गई। कुछ देर बाद उस्मान पीछे होता हूर का गुलाबी चेहरा देखते माथे पे बोसा देता मुस्कुराता बाहर को बढ़ा, तो हूर भी उस्मान की हरकत पर शर्माती सोने जा रही थी।
आप ही अगर किसी से जान चुरानी हो या फिर इसे मनाना हो किसी बात के लिए तो कैसे मनाए। कस्बा ने हूर के कमरे में आते मुंह बनाते कहा तो हूर इसे देखने लगी। कस्बा कल से परेशान थी और जैन से पढ़ना नहीं चाहती थी और हूर से कोई तरकीब पूछने आई थी कि जैन से पढ़ाने से जान छूट जाए। तुमने किससे जान चुरानी है या मनाना है, हूर ने पूछा। आपके खड़ूस भाई को, कस्बा ने मुंह बनाते हूर से कहा तो हूर ने मसनूई घूरी से इसे नवाजा। कस्बा मेरी गुड़िया तो मेरे ही सामने मेरे भाई के खिलाफ बात करी हो, हूर ने कहा। तो अभी आपके अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं है ऐसे जिससे मैं कुछ पूछ सकूं, कस्बा ने कहा। अच्छा तुम ऐसा करो कि जैन भाई के लिए इनकी पसंद की बिरयानी बनाकर मान जाएंगे, हूर ने मशवरा दिया। पर आप ही मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता, कस्बा ने परेशान से कहा। तो क्या हुआ, मैं हेल्प कर दूंगी, हूर ने मसले का हल बताया। तो कस्बा खुश हो गई। हूर को वैसे भी कुकिंग का शौक था। अब दोनों ने बिरयानी बनानी थी, यही कहना बेहतर होगा हूर ने बनानी थी। कस्बा ने देखनी थी खड़ी होकर। वाह मेरे दोस्त क्या कमाल लग रहा है, बाजिल ने शामिर को देखते कहा, जो थ्री पीस पहने बुरी आंखों में अपनी मोहब्बत को पा लेने की चमक लिए बालों को जल्द से सेट किया, चेहरे पे हल्की हल्की बियर्ड में बेहद पुरकशिश लग रहा था। शामिर बाजिल की बात पर मुस्कुरा दिया। नज़र न लगे मेरे दोस्त को, बाजिल ने शामिर की नज़र उतारते कहा। तो शामिर बाजिल की हरकत पर कहका लगा गया। उस्मान और जैन भी हंस पड़े। चलें, जैन ने कहा। तो चारों गाड़ी की तरफ बढ़े। आज गार्ड भी साथ थे और शामिर को इनसे कोई डर नहीं था कि वो जाकर सलेमान साहब को कुछ बता देंगे, क्योंकि सब सलेमान साहब से ज़्यादा शामिर के गुस्से से डरते थे। इसलिए इसे पता था एक बार ही कहा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी वो जाकर बता दे। आज धूप भी अच्छी खासी निकली हुई थी, इसलिए ठंड में कुछ कमी लग रही थी। इस वक्त सहन में रुकैया बेगम और हसीना बेगम पलंग पर परेशान सी बैठी थी और सामने मिनाइल कर दी और अबिया भी मिनाइल के साथ आई थी। रुकैया बेगम की बेतबीयत दिलनशीन को न पाकर परेशानी में ख़राब हो चुकी थी। आखिर उन्होंने दिलनशीन को बेटियों की तरह पाला था। सुबह जब रुकैया बेगम दिलनशीन को उठाने गई तो वहाँ तो क्या पूरे घर में ही नहीं थी। रुकैया बेगम और दिलनशीन ज़्यादातर एक कमरे में सोती, लेकिन जब दिलनशीन को रात तक पढ़ना होता तो रुकैया बेगम की नींद ख़राब ना हो और दूसरे कमरे में पढ़ती थी, वहाँ ही सो जाती। और रात को दिलनशीन गुस्से में थी, इसलिए रुकैया बेगम ने इसे छुड़ाना मुनासिब न समझा और छेड़ना मुनासिब न समझा और सोचा सुबह तक मान जाएगी, पर अब न जाने कहाँ चली गई थी। रुकैया बेगम ने जल्दी से कॉल करके हसीना बेगम को बताया तो वो भी परेशान से जल्दी आ गई और अब मिनाइल को बुलाकर पूछ रही थी, जिसका यही जवाब मिला, मुझे नहीं पता, क्योंकि दिलनशीन किसी को भी बताने से मना करके गई थी। अब ये रुकैया बेगम और हसीना बेगम परेशानी बैठी थी और मिनाइल और रबिया भी खामोशी से बैठी थी कि इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ। तो मिनाइल ने दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी शामिर और इसके पीछे 3 लड़कों को देखती मिनाइल जल्दी से साइड पे हुई। तो शामिर के सामने वो तीनों भी अंदर आए। शामिर के इशारे पे बाहर ही रुक के बाजिल तो मिनाइल को सामने देखकर बेहद खुश हो गया था। शामिर अंदर दाखिल हुआ तो सामने रुकैया बेगम और हसीना बेगम को परेशान बैठा देखकर जल्दी से इनकी तरफ बढ़ा। एकदम दिलनशीन का ख्याल आया। क्या हुआ अम्मा जान, आप परेशान क्यों हैं? शामिर ने पास आते पूछा। बेटा दिलनशीन न जाने कहाँ चली गया बगैर बताए, रुकैया बेगम ने परेशान से बताया। तो शामिर को दिलनशीन की हरकत पे गुस्सा आया। शामिर एकदम मिनाइल की तरफ मुड़ा तो मिनाइल डर गई। गुड़िया बता दो दिल कहाँ गई है? शामिर ने आराम से मिनाइल से पूछा। जी मुझे नहीं पता, मिनाइल ने डरते हुए अटकते लहजे में कहा। क्या दिल तुम्हारी दोस्त है? शामिर ने पूछा। तो मिनाइल ने डरते हुए सर हिलाया। तो तुम्हें कैसे नहीं पता? शामिर ने गुस्से में थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा। तो मिनाइल डर के उछली। यार आराम से पूछ ले, बता देगी वो। बाजिल मिनाइल के सहम जाने पे जल्दी से आगे बढ़ता बोला। तो उस्मान और जैद ने हैरत से बाजिल को देखा। वो कभी किसी लड़की के लिए यूँ नहीं बोला था। शामिर ने एक नज़र बाजिल पे डालते दोबारा रुख मिनाइल की तरफ किया। गुड़िया मैं आराम से पूछ रहा हूँ, अभी तो तुम मुझे बता दो तो बेहतर है, वरना मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ढूंढ तो मैं दिल को वैसे भी लूँगा, शामिर ने कहा। तो मिनाइल की आंखों में आंसू आ गए। वो क्या करती, एक तरफ बहनों जैसी दोस्त और दूसरी तरफ शामिर से डर। वो जैसे वो कह रहा था वो ज़रूर दिलनशीन को मिनटों में ढूंढ सकता था। गुड़िया मैंने कुछ पूछा है तुमसे, शामिर ने कहने पर मिनाइल ना बोली। गुड़िया मैंने कुछ पूछा है, शामिर ने दोबारा इतने गुस्से से धाड़ा कि मिनाइल सहमी और डरती जल्दी से बोल पड़ी। जी वो। और मिनाइल ने शामिर से डरते दिलनशीन को बता दिया कहाँ है और एड्रेस बता दिया। जैसे सुनते शामिर बाहर निकलता कि दोबारा वापस आता मिनाइल के सामने रुका। तो मिनाइल ने डरते हुए से देखा कि बाजिल जल्दी से मिनाइल के आगे आया। अब क्या रह गया यार, भाभी का तो बता दिया है इसने, अब क्यों डरा रहा है? बाजिल ने मिनाइल के शामिर से डरते देख कहा। गुड़िया अपना मोबाइल दो। शामिर ने बाजिल को बात को इग्नोर करते मिनाइल से कहा। तो इसने मायूस होते अपना मोबाइल को देखा। छोटा सा मोबाइल था, वो भी शामिर मांग रहा था। अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए खामोशी से मोबाइल शामिर की तरफ बढ़ा दिया। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम दिल को मेरे वहाँ जाने का बता ना सको, शामिर कहता बाहर को बढ़ा। बाजिल मिनाइल को देखते शामिर की तरफ बढ़ा। जैन और उस्मान इसके साथ बाहर निकले। यार रुख हम भी तेरे साथ चलते हैं, उस्मान ने कहा। नहीं, वहाँ मैं अकेला जाऊँगा, जब तक मैं नहीं आता यहीं रहो, शामिर कहता गार्ड्स के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ा। ऐसे दिलनशीन पे गुस्सा भी आ रहा था कि वो इसे कह कर भी गया था कि तुम कहीं भी चली जाओ ढूंढ लूँगा, पर वो फिर भी चली गई थी। शामिर की जाती है बिया जो शामिर के गुस्से से सहमी हुई बैठी गला फाड़ कर रोना शुरू हो गई। तो वो तीनों दोस्त इसके यूँ रोने पर घबराए उठे। बस जल्दी से अबिया की तरफ बढ़ा है। क्यूटी क्यों रो रही हो?
बादल ने रोते हुए अबिया से कहा, वो भाई ने मेरी आपी को इतना डांटा है, वो अच्छे नहीं है, आप अच्छे हैं, आप प्यार करते हैं। अबिया ने रोते हुए कहा तो बादल मुस्कुरा दिया। हाँ तो मैं करता हूँ आपसे और हद से बढ़कर मिनाइल से, बादल ने अबिया से कहते आखिर में मिनाइल की तरफ देखते दिल में कहा और मुस्कुराता अबिया को खामोश कराने लगा। दिलनशीन मिनाइल की दोस्त के घर में थी और इस वक्त सहन में बैठी थी कि ज़ोर से दरवाज़ा नोको। दिलनशीन जो पहले ही शामिर की बातों को याद करते डर रही थी कि शामिर ने इसे कहा तो वो जहाँ भी चली जाए वो ढूंढ लेगा कि दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ पे एकदम मचली थी। मिनाइल की दोस्त की वालदा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने एक सूट बूट वाले लड़के को देखकर हैरान हुई और पीछे खड़ी दिलनशीन शामिर को सामने गुस्से में खड़ा देखकर डर गई थी। बेटा आप कौन? मिनाइल की दोस्त की वालदा ने पूछा। दिलनशीन को लेने आया हूँ, शामिर ने कहा तो वो खामोशी से पीछे हो गई क्योंकि वो शामिर के साथ इसके गार्ड्स भी थे। वो नहीं चाहते थे कोई बदमज़गी हो। एक तो मुझे ये लफ्ज़ पढ़ने नहीं आते, मुझे इतना गुस्सा आता है ख़ुद पे भी। मेरी वोकैबुलरी बहुत वीक है, स्पेशली उर्दू में। डोंट नो वाई। शामिर चलता हुआ दिलनशीन के एन सामने जाकर खड़ा हुआ। पीछे इसके 2 गार्ड्स भी अंदर आकर इसके पीछे जा खड़े हुए। मैंने कहा था ना जहाँ मर्जी चल जाओ मैं ढूंढ लूँगा, तो क्यों छुपी मुझसे? शामिर ने घूरते गुस्से से कहा। मुझे नहीं करनी आपसे शादी, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं, क्यों मेरी जान नहीं छोड़ते? दिलनशीन ने भी गुस्से से कहा, दिल में तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, पूरी ज़िंदगी मेरी आखिरी सांस तक तुम मुझसे जुड़ी रहोगी, हमेशा मेरी रहोगी, किसी और की नहीं। शामिर ने सख्त लहजे में कहा, क्या करेंगे? ज़बरदस्ती करेंगे? मुझसे शादी कर ले या मुझे मारेंगे? बोले क्या करेंगे? लेकिन मेरी बात सुन ले, मैं आपसे हरगिज़ शादी नहीं करूँगी, समझे आप? दिलनशीन ने गुस्से से चीखते कहा तो शामिर मुस्कुराया। ना तो मैं तुम्हें मारूंगा, ना ही तुमसे ज़बरदस्ती करूँगा, लेकिन दिल मेरा अगर दिल अमीर, अगर तुम अपनी दोस्त की सलामती चाहती हो तो खामोशी से चलकर मुझसे निकाह कर लो, वरना तुम्हारे दोस्त के लिए अच्छा नहीं होगा। शामिर ने सख्त गैर लहजा अपनाते कहा तो एक पल को शामिर की बात सुन फिर दिलनशीन भी घबरा गई, लेकिन फिर लहजा मजबूत करते बोली, आप मुझे डरा रहे हैं? नहीं डरती मैं आपसे, समझे? जो करना है करें, लेकिन मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी, नहीं करूँगी निकाह। दिलनशीन ने ऊँची आवाज़ में गुस्से से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सिर्फ डरा रहा हूँ? तो चलो एक छोटा सा ट्रेलर देख लो। शामिर ने कहते दिलनशीन को नज़रों में रखते पीछे अपने गार्ड की तरफ हाथ किया तो इसने इसके हाथ में गन रख दी। दिलनशीन के साथ मिनाइल की दोस्त और इसके वालदा भी घबरा गई। दिलनशीन अभी कुछ समझती कि एक फायर दिलनशीन के पास से होता, मिनाइल की दोस्त और इसके वालदा के पास से होता, सीधा पीछे दीवार से गोली लगी तो दिलनशीन के साथ मिनाइल की दोस्त की भी चीख निकल गई और इसकी वालदा भी दिल पर हाथ रखे हिल के रह गई। अब दिलनशीन को शामिर से खौफ आने लगा था। इसने सहम कर शामिर को देखा जो इसे ही देख रहा था। इतना काफ़ी है या कॉल करके तुम्हारे दोस्त को सच में गोली मारने का कह दूँ? शामिर ने मोबाइल निकालते कहा और दिलनशीन को अभी भी हैरत और परेशान से शामिर को देख रही थी। शायद शामिर से ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। शामिर ने जैन को कान मिलाते मोबाइल स्पीकर पर रखा। जैन तुम तीनों वहीं हो ना? शामिर ने दिलनशीन को देखते जैन से पूछा। हाँ क्यों? जैन ने कहा, यार वो दिल की दोस्त को अभी शामिर के अल्फाज मुंह में ही थे कि ऐसी दिलनशीन चीखी थी। नहीं मेरे दोस्त को कुछ मत कहें, मैं करूँगी निकाह आपसे, प्लीज़ इसे मत कुछ कहो। दिलनशीन ने चीखते आंसू से तर आंखों से कहा। दिलनशीन को अपनी बेबसी पे गुस्सा आ रहा था। वो अपनी वजह से अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। कि क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? पहले उसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई, तीसरी मुलाकात में उसने निकाह का कह दिया और अब क्या हो रहा है भाई? दिलनशीन की बात पर दिलकश मुस्कान ने शामिर के होंठों को छुआ और जैन को बाद में बात करता हूँ कहकर कॉल बंद कर दी। तो चलें दिल अमीर, शामिर ने कहते दिलनशीन के हाथ को थामते बाहर को बढ़ा। दिलनशीन साथ खींचती चली जा रही थी। मिनाइल की दोस्त और उसकी वालदा ने शुक्र अदा किया, वो दोनों खौफ ज़दा हो गई थी। शामिर ने गाड़ी में बैठते गाड़ी का रुख अपने फ्लैट की तरफ किया और जैन को कॉल करके दिलनशीन के साथ होने का बताते साथ कह दिया कि रुकैया बेगम और हसीना बेगम को साथ दिल की दोस्त को भी वहीं ले आए। शामिर ने मिनाइल को लाने का दिलनशीन को डराने की खातिर कहा था। अब ना कुछ दिलनशीन करे, जिस पर जैन ने ओके कहकर सबको दिलनशीन का बताया और मिनाइल रुकैया बेगम और हसीना बेगम को अपने साथ लेते वहाँ से निकला। कुछ देर में शामिर और दिलनशीन शामिर के फ्लैट पे पहुँच गए। गार्ड्स बाहर ही खड़े हो गए और फ्लैट में ले जाते शामिर ने दिलनशीन को एक कमरे में ले जाते वहाँ छोड़ा और कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद दोबारा वापस आया और साथ सफ़ेद रंग की खूबसूरत सी मैक्सी दिलनशीन के आगे की, जिसे देखकर एक उससे भरी निकाह शामिर पे ढली तो शामिर मुस्कुरा दिया। दिल ये पहन लो, सब आते होंगे तो कुछ देर में हमारा निकाह होगा। शामिर ने प्यार भरे लहजे में दिलनशीन से कहा। निकाह करी हूँ, क्या इतनी काफ़ी नहीं है? मैं ये नहीं पहनूंगी, दिलनशीन ने गुस्से में कहा तो शामिर ने 2 कदम बढ़ाते दिलनशीन के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया तो दिलनशीन ने एक पल को घबराई। ठीक है दिल, ना पहनो, वैसे भी कुछ देर में हमारा निकाह तो हो ही जाना है, तो इसके बाद मैं अपने हाथों से तुम्हें पहना दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा। शामिर की ज़ुबानी बात दिलनशीन को और गुस्सा आया, शर्म से गाल दहक उठे, जिसे देखते शामिर मुस्कुरा दिया। मैं पहन लूँगी, दिलनशीन ने गुस्से से कहते शामिर के हाथ से मैक्सी झपटने के अंदाज में खींची तो शामिर मुस्कुराता बाहर निकल गया। शामिर को पता था दिलनशीन ने धमकी सही पहननी थी, वैसे तो हरगिज़ नहीं वो दिलनशीन को इस मैक्सी में देखना चाहता था।
शामिर के जाने के बाद दिलनशीन मैक्सी लेती बाथरूम चली गई। दिलनशीन को डर था कि शामिर अपना कहा कहीं पूरा ही न कर दे, इसलिए मान गई थी। कुछ देर में ही बाजिल, उस्मान, जैन, मनाहिल, हसीना बेगम और रुकिया बेगम के साथ वहाँ आ गए। रुकिया बेगम की तबीयत दिलनशीन के मिलने पर कुछ बेहतर थी, माशाअल्लाह। शामिर दिलनशीन के पास मैक्सी देने के बाद दोबारा नहीं गया था। सब आ गए तो मनाहिल, रुकिया बेगम और हसीना बेगम दिलनशीन के पास चली गई, जिन्हें देखकर दिलनशीन ने मनाहिल को अपने गले लगाया और हसीना बेगम और रुकिया बेगम से कुछ न बोली। आखिर वो भी तो यही चाहती थी और हसीना बेगम और रुकिया बेगम ने भी इसे ना छेड़ना मुनासिब न समझा था। कुछ देर में मौलवी साहब भी आ गए और दोनों का निकाह पढ़ाया। दोनों एक हो चुके थे। शामिर को अपने अंदर एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। जैन, बादल और उस्मान ने शामिर के गले लगते से मुबारकबाद दी। यार एक मैं ही कुंवारा रह गया हूँ, तुम तीनों तो निकाह वाले हो चुके हो, अब मैं भी निकाह कर ही लेता हूँ, बादल ने कहा और आंखों के सामने मनाहिल घूम रही थी। बादल के कहने पर तीनों मुस्कुरा दी। आज जैन, उस्मान और शामिर को यकीन हो गया था कि बादल सच में मनाहिल के लिए सीरियस है। हसीना बेगम और रुकिया बेगम भी दोनों की खुशियों की दुआगो थी और मनाहिल में दिल में दिलनशीन के लिए दुआगो थी कि इसकी दोस्त को अक्ल आ जाए और वह शामिर को समझे कि वह एक अच्छा इंसान है। हसीना बेगम, जिन्हें फिक्र थी इनकी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, आज इस फिक्र से आज़ाद हुई थी। यार तुम तीनों अब जाओ यहाँ से और दिल की दोस्त माँजान और दिल की वालदा को भी इनके घर छोड़ देना, मैं दिल को बाद में खुद छोड़ाऊँगा। शामिर ने मौलवी साहब के जाने के बाद कहा। ओ तो मेरे यार यूँ कहे ना कुछ पल भाभी के साथ गुजारना चाहता है। आसमान ने शामिर को तंग किया तो शामिर मुस्कुरा दिया। हाँ बिल्कुल, अब जाओ जल्दी, मैं भेजता हूँ आंटी और माँजान को। शामिर ने कहते कमरे की तरफ बढ़ा तो वो तीनों बाहर को बढ़े। माँजान, आप तीनों को मेरे दोस्त घर छोड़ देंगे, बाहर ही खड़े हैं, आप तीनों चल जाए, दिल को मैं बाद में कुछ देर तक छोड़ जाऊँगा। शामिर ने कहा तो वो तीनों सर हिलाती उठ खड़ी तो दिलनशीन भी जाने को खड़ी तो शामिर ने इसे कलाई से पकड़े रोका। मनाहिल, हसीना बेगम और रुकिया बेगम खामोशी से बाहर निकल गई। इन तीनों के निकलते ही शामिर ने दिल का रुख अपनी तरफ मोड़ते बिना दिल को समझने का मौका दिए इसे अपने सीने से लगा लिया। शामिर को दिलनशीन इस वाइट मैक्सी में बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। दिलनशीन शामिर के यूं एकदम खुद से के सीने से लगाने पर बौखलाई। शामिर को हाथ से धक्का देके पीछे करना चाहा पर कर न पाई। शामिर ने दिलनशीन की मज़ाहमत पर इसे और खुद में समाया। दिलनशीन को अपनी धड़कनें कानों में बजती महसूस होती। दिल, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना के एक सुकून महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। शामिर की सरगोशी में की गई बात में दिलनशीन की धड़कनें और तेज़ हुई थी। शामिर के एकदम यूँ खुद के साथ लगाने पर दिलनशीन कुछ बोलने के काबिल नहीं रहती। वो तो न जाने क्या क्या सोचे बैठी थी शामिर को सुनाने के लिए। शामिर ने दिलनशीन को अपने सीने से पीछे करते दिलनशीन का सुर्ख हुआ चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया। दिलनशीन ने पीछे होना चाहा पर शामिर ने अपना बाजू दिलनशीन की कमर के गिर्द बांधा तो दिलनशीन फड़फड़ा के रह गई। वैसे तो आवाज़ जैसे हलक से ही निकलना बंद हो गई थी। शामिर ने बिना दिलनशीन की मज़ाहमत को खातिर में लाते दूसरे हाथ की उंगलियां दिलनशीन के बालों में जाते दिलनशीन के होंठों में झुका तो दिलनशीन काम की रह गई, आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। शामिर कुछ पल बाद पीछे होता दिलनशीन को गहरे सांस लेते देखा और चेहरे पे अपनी गुर्बत के रंग देखता मुस्कुरा दिया। वो झुककर दिलनशीन को अपने बाजू में भरता बेड की तरफ कदम बढ़ाए तो दिलनशीन की घबराहट में और इजाफा हुआ। छोड़े मुझे, ये क्या कर रहे हैं? दिलनशीन ने शामिर के सीने पर मुक्का मारते खुद को छुड़ाने की कोशिश करते कहा, लेकिन शामिर दिलनशीन की छोटी सी कोशिश को देखता मुस्कुरा दिया। दिलनशीन जैसी नाजुक लड़की शामिर शामिर का मुकाबला नामुमकिन था। शामिर दिलनशीन को बेड पर लिटाते इस पर झुका। दिलनशीन ने खुद से शामिर को दूर करना चाहा तो शामिर ने इसके हाथ पकड़े। दिलनशीन ने धड़कते दिल के साथ खुद को शामिर की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा। कुछ पल खामोश रहो, अगर ना रही तो आज रात में तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। शामिर ने दिलनशीन के कान के करीब ज़ुमानी अंदाज में झुकते कहा तो दिलनशीन शामिर के पास से डरती मज़ाहमत करना बंद कर गई और पलकें झुका गई। शामिर ने एक नज़र दिलनशीन की बंद पलकों को देखते इसके माथे को छुआ और गालों को छुआ जो पहले ही लाल हुए थे मज़ीद लाल हो गए और गर्दन पर झुका दिलनशीन कपकपा के रहेगी। शामिर पीछे होता एक भरपूर नज़र दिलनशीन के गुलाबी पड़ते चेहरे को देखते होंठों पर झुक गया। दिलनशीन की धड़कनें और बढ़ गई। कुछ पल बाद शामिर पीछे होता दिलनशीन को सुर्ख चेहरे के साथ गहरे सांस लेते देखकर मुस्कुरा दिया और दिलनशीन की कमर पे हाथ ले जाता दिलनशीन की मैक्सी की जिप खोली। दिलनशीन जो पहले ही घबरा रही थी शामिर की इस हरकत पे और घबरा गई। दिल था कि अभी सीने से बाहर आने को बेताब था। शामिर ने दिलनशीन की मैक्सी की जिप खोलते कांधे से मैक्सी पीछे करते कांधे पे अपना लम्स छोड़ा। दिलनशीन की तो जान पे बन गई थी, आंखें बंद किए बस कपकपा रही थी। शर्म व हया के रंग चेहरे पे बिखरे हुए थे। कुछ लम्हे यूं ही मानी खामोशी की नज़र हो गई। ओके, पहले मैं ब्लश कर लूँ। हो गया। शामिर कुछ देर बाद दिलनशीन के होंठों को अपने लबों की कैद में ले गया और बिना दिलनशीन की मज़ाहमत को देखते अपनी मर्जी से पीछे होता दिलनशीन को गहरे गहरे सांस लेते देखकर पीछे हटता बेड
बैठकर साथ दिलनशीन को बिठाया तो साथ लगा के और दिलनशीन की मैक्सी की जिप बंद की। दिलनशीन में तो ज़रा हिम्मत नहीं बची थी कि कुछ कहने की। चलो उठो, घर छोड़ो, वरना ये ना हो तुम्हारे लिए जाना मुश्किल हो जाए। कुछ देर बाद शामिर दिलनशीन को इसी तरह लेकर बैठा रहा और फिर कहने लगा। तो दिलनशीन जोर से खड़ी होती अपनी शाल उठाकर लेने लगी। शामिर इसकी रफ्तार देखकर मुस्कुरा दिया और इसका हाथ थामता बाहर को पड़ा। माजी, यार हनी जल्दी करो, पहले ही हम तुम्हारी वजह से लेट हो गए। फातिमा ने अपने दोस्त से कॉलेज में जल्दी जल्दी दाखिल होते हुए कहा। अच्छा फातिमा मेरी वजह से है, हनी ने आईब्रोज काते हुए कहा। तो और क्या, एक तुम आधा घंटा तैयार होने में ही लगा देती हो, पहले हो जाती तो। फातिमा जो हनी की तरफ चेहरा करके बात करते हुए तेज तेज कदम लेते जा रही थी कि सामने से आते शख्स से टकरा गई। सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दें, मुझे पता नहीं चला, फातिमा ने जल्दी से अगले शख्स से कहा, लेकिन वो तो जैसे पत्थर का होकर फातिमा के हुस्न में खो हुआ था। सॉरी सर, फातिमा ने फिर से डरते कहा तो वो होश की दुनिया में लौटा। हाँ कोई बात नहीं, इस शख्स ने होश में आते हुए कहा। तो फातिमा और हनी अपनी क्लास की तरफ बढ़ी और वह शख्स इसे जब तक आंखों से दूर ना हुआ होगी वहाँ खड़ा ही देखता रहा। वो अपने वालिद के साथ कॉलेज सेमिनार में आया था, लेकिन वो लड़की इसको सब कुछ भुला गई थी। हाल उस्मान और जैन को इमरान साहब की कॉल आ गई थी, तो वो दोनों ऑफिस रवाना हो गए। बाजिल ही में नाहिल हसीना बेगम और रुकैया बेगम घर छोड़ने गया था और सर रास्ते बाजिल वक्फे से बैक व्यू मिरर से नाहिल को देखता रहा था, लेकिन नाहिल का इस बात पर ध्यान न गया था। शामिर दिलनशीन को छोड़ता पुरसुकून होता घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इसने दिलनशीन को कुछ नहीं कहा था और दिलनशीन भी खामोशी से खिड़की से बाहर के मनाजिर देखती थी। दिलनशीन आई तो रुकिया बेगम ने दरवाज़ा खोला। इन्होंने दिलनशीन से बात करनी चाहिए, लेकिन वो खामोशी से कमरे में चली गई और जाकर लिहाफ ओढ़ कर लेट गई। रुकिया बेगम गहरा सांस लेकर रह गई और हसीना बेगम पहले ही वहाँ से चली गई थी। नाहिल भी अपने घर चली गई थी। शामिर घर में पहुंचा और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। चेहरे पे दिलकश दिलनशीन के साथ गुजरे लम्हों को सोचते प्यारी सी मुस्कुराहट होंठों पे सजाता कमरे में दाखिल होने लगा कि पीछे से सुलेमान साहब की आवाज़ सुनाई दी। तो वो पलट कर इनकी तरफ देखने लगा। शामिर आजकल कहाँ होते हो, ना ही घर आते रहते हो ना ही फार्म हाउस। सलेमान साहब ने कहा। आपको किसने बताया मैं फार्म हाउस नहीं था, शामिर ने पूछा। मुझे किसी ने नहीं बताया, बल्कि तुम्हें कॉल की थी जो तुमने उठाई नहीं। तो मैंने वहाँ के मुलाजिम से तुम्हारा पूछा तो इसने बताया तुम वहाँ नहीं हो और कल भी तुम वहाँ नहीं थे। सलेमान साहब ने कहा। अच्छा मैं कहीं नहीं, बस अपने दोस्तों के साथ था, शामिर ने आम से लहजे में कहा। लेकिन सलेमान साहब इसके पास आते इसके चेहरे की मुस्कुराहट नोट कर चुके थे। सलमान साहब सर हिला गए तो शामिर कमरे में दाखिल हुआ और सलमान साहब नीचे को बढ़े और अपने वफादार मुलाजिम को बुलाया जो कुछ देर में इनके सामने था। रमज़ान, शामिर पे नज़र रखो, वो कहाँ जाता है और क्या करता है। जब तक सब ठीक से पता ना करवा लो, इससे पहले मेरे पास मत आना, सलेमान साहब ने कहा। जी ठीक साहब, सलमान कहता बाहर, मुलाजिम कहता बाहर पड़ गया और सलमान साहब पुरसोच अंदाज में वहाँ बैठ गए। इमरान साहब, इरफान साहब और उस्मान घर जल्दी आ गए थे और जैन अब रात के 12 बजे घर आया था। कोई फ़ाइल थी जिसे इमरान साहब को देखना था, तो जैन ने इन्हें घर भेज दिया तो खुद वो फ़ाइल देखने लगा और देखते देखते कब इतना टाइम हो गया इसे पता ही न चला। और अब घर आया था और फ्रेश होता है अपने बाथरूम से निकला ही था कि दरवाज़ा नॉक हुआ। इसने हैरानी से टाइम देखा जो 12:15 हुआ था। इस वक्त कौन है, जैन ने सोचा। कसवा कब से जैन का इंतजार करती थी कि जैन को इसकी फेवरेट बिरयानी खिला कर ना पढ़ाने से मना ले, और जैन अब आया था। कसवा और हूर कसवा के रूम में ही बैठे। जब जैन के आने का पता चला तो हूर और कसवा किचन में आई। हूर ने बिरयानी प्लेट में डालते कसवा को थमाई। अभी वो मान जाएंगे ना, डांटेंगे तो नहीं। कसवा अब जैन के पास जाने से डर रही थी। नहीं मेरी जान, भाई नहीं डांटेंगे, अब जाओ, हूर ने कहा। तो कसवा ने दरवाज़ा नॉक किया तो हूर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जैन ने हैरानी से कसवा को बिरयानी लिए खड़े देखकर आईब्रोज कहते कसवा को सवालिया देखा। वो मैं आपके लिए बिरयानी लाई थी, कसवा ने जल्दी से कहा। तो जैन सरे लाए, मतलब कुछ तो बात थी, खैर अभी पता तो लग ही जाना था। अच्छा चलो अंदर टेबल पे रखो, जैन ने कहा। तो कसवा अंदर आती टेबल पे प्लेट रखती खड़ी हो गई। जैन दरवाज़ा बंद करता चलता सोफे पे जा बैठा और एक नज़र उंगलियां मरोड़ती कसवा पे डालते बिरयानी खाने लगा। बिरयानी किसने बनाई है, जैन ने एक चम्मच लेते तो कसवा से पूछा। जी वो मैंने, कसवा ने कहा। इसे हूर ने कहा था कि वो अपना कहे, वरना जैन ने मानना नहीं है। ओह सच में, क्या बात है। जैन को पता तो चल ही चुका था कि हूर ने ही बनाई है और कसवा को कुछ नहीं आता, लेकिन जानबूझ के कहा था। वो मुझे आपसे एक बात कहनी है, कसवा ने जैन से कहा। तो जैन इसे एक नज़र देखकर पानी पीने लगा। बिरयानी तकरीबन खा चुका था। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। जैन को कुछ अंदाज़ा हो गया था कसवा ने क्या कहना है। वो आप मुझे ना पढ़ाएं, मैं हूर आपी या उस्मान भाई से पढ़ लूँगी प्लीज़। कसवा ने अपनी मतलब की बात जल्दी से बताई। तो जैन इसे देखने आया और हाथ बढ़ाकर कसवा को अपनी तरफ खींचा, अपने ऊपर गिराया। कसवा तो जैन के यूँ खींचने से घबरा ही गई और ख़ुद को छुड़वाना चाहा, लेकिन जैन ने ना छोड़ा। बेगम साहिबा, अगर मुझे बनाना चाहती हो तो बीवी बन के थोड़ा करीब आकर बनाओ, यूँ दूर दूर रहकर बिरयानी खिलाने से मैं नहीं मानने वाला।
जैन ने ज़ुमानदी अंदाज में कहा और ख़ुद पीछे सोफे पे ऐसी तरह कस्बा को लेता लेट गया और कस्बा को बालों से थामते अपने चेहरे के करीब करते कस्बा की गर्दन में चेहरा छुपाया। कस्बा तो जैन के अमल पे बुरी तरह डर गई। दिल की रफ्तार एकदम तेज़ हुई थी, चेहरा गुलाबी हुआ था। छोड़े मुझे, कस्बा ने बामुश्किल कहा और जैन के सीने पे अपने नाजुक हाथ से वार किया। तो जैन ने भी जल्दी से कस्बा को छोड़ा। कस्बा जल्दी से खड़ी होती सांस दुरुस्त करने लगी जो जैन के करीब आने से उखड़ चुकी थी। ये मैं क्या करने जा रहा था? उफ! जैन ने आंखें बंद करते सोचा और अगले पल कस्बा पे गुस्सा आया तो तेज़ी से खड़ा होता कस्बा को बाजू दबोचा। कस्बा को अपने बाजू में दर्द उठता महसूस हुआ, आंखों में पानी आ गया। आज तो यूँ रात को मेरे कमरे में आ गए, लेकिन आइंदा ना आना, वरना जो होगा फिर तुम्हें ही बुरा लगेगा और हाँ पढ़ाऊँगा तो मैं ही समझी। अब जाओ यहाँ से। जैन ने कहा तो कस्बा जैन को यूँ गुस्सा होते देख कर डरती आंसू बहाने लगी। जैन ने कस्बा को बाजू से छोड़ा तो भागती जैन के कमरे से निकलती अपने कमरे में चली गई और बेड पे लेटते आंसू बहाने थी। कब सो गई पता ही न चला। जैन के अलावा सब इससे अगर कोई गलती भी करते प्यार से बात करते थे तो वो जैन की गुस्सा कैसे बर्दाश्त करती। जैन कस्बा के जाने पर बाद खुद को कोसता बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद गया। एक तो वो उसका चेहरे, अब मुझे फिर बोलने नहीं आएगा, ठीक है, वो उसका शोहर है एक तरह से, और वो आधी रात को उसके कमरे में चली गई है, उसके जज्बात भड़का है। लेकिन चले जो भी है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये भी एक। शमीर जल्दी से फ्रेश होता कमरे से निकला और नाश्ता करता बाहर को बढ़ा। सलमान साहब समेत सब नाश्ता कर चुके थे और सलमान साहब भी घर नहीं थे। कामिल गाड़ी में बैठते दिलनशीन के घर की तरफ रवाना हुआ। गली के बाहर गाड़ी रोकता गली की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा नॉक किया। रुकिया बेगम जो शहर में धूप में बैठी कुरान पाक पढ़ी थी कि दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनती, कुरान पाक रखती, दरवाज़ा खोलता, सामने शामिर को खड़ा देखकर मुस्कुरा दी। शामिर को अंदर आने का कहा। शामिर के अंदर आने पर वो दरवाज़ा बंद किया। माँजान दिल कहाँ है? शामिर नजरें इधर उधर घुमाते दिलनशीन को ना पाकर बेचैनी से पूछा तो शामिर की लहजे की बेचैनी महसूस करते रुकिया बेगम मुस्कुरा दी। बेटा छत पे है, इसे रात भी कुछ नहीं खाया और सुबह भी बस ज़बरदस्ती चाय पिलाई है, ना ही बात करी है। रुकिया बेगम ने उदास होते दिलनशीन के बारे में बताया। शामिर को बताया तो इसके माथे में बल है। क्यों गुस्सा मुझ पे है और खाना क्यों नहीं खाया? अभी देखता हूँ, आप फिक्र न करें। शामिर कहता छत की तरफ बढ़ा। रुकिया बेगम वही धूप में रखे पलंग पे बैठ गई। चलिए क्या बात हुई यार, नाराज़ मुझसे हो और खाना क्यों नहीं खा रही? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शामिर ने प्यार भरे लहजे में पलंग पे दीवार से टेक लगाए बैठी दिलनशीन से कहा। दिलनशीन ने एक नज़र शामिर को देखते पास रखे मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हुई। शामिर को खुद को इग्नोर करने पर गुस्सा आया और आगे बढ़ता दिलनशीन के हाथ में मोबाइल लेता, दिलनशीन को कंधे से थामता, इसका रुख खुद की तरफ करता, एक घुटना पलंग पे फोल्ड करके रखता, झुका। दिलनशीन ने शामिर के सीने पे हाथ रखते इसे पीछे करना चाहा पर कर न सकी। दिल क्यों महाजान को और बाकी सबको परेशान कर रही हो? देखो नाराज़ हो तुम मुझसे जताओ ना, खाना क्यों नहीं खाया? इस तरह करोगी तो सब तुम्हारी फिक्र में रहेंगे। शामिर ने प्यार से कहा। मुझे नहीं खाना, नहीं लगी मुझे भूख, छोड़े मुझे, किससे बात नहीं करनी। दिलनशीन ने खुद को शामिर से छुड़ाने की कोशिश करते गुस्से और ज़िद्दी अंदाज में कहा। क्यों नहीं खाओगी? मैं लेकर आ रहा हूँ, अगर ना खाया तो मैं अपने तरीके से खिलाऊंगा। शामिर कहता रुकिया बेगम के पास क्या? माँजान आप दिल का खाना दीजिए, मैं खिलाता हूँ। शामिर ने कहा तो रुकिया बेगम ने चाय के साथ 3 पराठे बना दिए। दिलनशीन तो एक ही खाती थी लेकिन साथ इन्होंने शामिर के लिए भी बना दिए थे। ओह ओह मज़र, आलू के पराठे आपको पता है मुझे बहुत पसंद है। शामिर ने कहा तो रुकिया बेगम मुस्कुरा दी। शामिर तब से रुकिया बेगम के पास किचन में ही खड़ा था। इन्होंने कहा भी था वो आवाज़ दे देंगी पर शामिर नहीं गया। अब खाना उठाता दिलनशीन के पास आया, इसके साथ बैठकर एक नाला बनाकर दिलनशीन की मुँह की तरफ किया तो दिलनशीन ने चढ़ा मोड़ लिया। दिल यार आराम से खा लो, शामिर ने कहते एक हाथ से दिलनशीन के चेहरा थामते अपनी तरफ करते फिर से नवाला मुंह के करीब किया तो दिलनशीन ने लब आपस में सख्ती से बंद कर लिया। शामिर नफ़ी में सर लाता हाथ के जोर देते दिलनशीन का मुंह खोलते ज़बरदस्ती नवाला मुंह में डाला। ओके। दिलनशीन ने नवाला बाहर निकाला कि इससे पहले ही शामिर दिलनशीन के होंठों पे झुका। दिलनशीन तो शामिर की हरकत पे मुझे लफ्ज़ भी बोले नहीं जा रहे। उफ अल्लाह क्या हो रहा है मेरे साथ। हरकत पे एकदम बखला गई। आंखें पाड़े शामिर को देखा। शामिर दिलनशीन के होंठों को नरमी से छूता पीछे हुआ और दिलनशीन को गुलाबी हुए चेहरे और हैरत भरे तासुरात को देखता मुस्कुराता। वो बंदा छत पे बैठ के उसके साथ रोमांस कर रहा है। किसमें है इतनी हिम्मत, वो भी एक मिडिल क्लास एरिया में बैठ के। लाइक ये क्या हो रहा है? चलो अब खाओ आराम से, वरना हर नवाले के बाद ऐसी तरह करते तुम्हें खिलाऊंगा। शामिर ने मुस्कुराते कहा। दिलनशीन जल्द से शामिर की वार्निंग से डरती खाने लगी। शामिर भी इसे खिलाता साथ खुद भी खाने लगा। आप कितने बेशर्म हैं, अगर कोई छत पे आ जाता तो? दिलनशीन के हवास कुछ ठीक हुए तो गुस्से से खाना खाती बोले तो शामिर मुस्कुरा दिया। ओह तो मतलब मेरे करीब आने से तुम्हें कोई मसला नहीं है, बस किसी का आने का डर है। तो माय लव कहो तो कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम, और
तीसरा कोई हमारे दरमियान ना हो। शामिर ने दिलनशीन के हाथ थामते ज़ुमानी अंदाज में कहा। दिलनशीन शर्म व हया से सुर्ख हो गई। मैंने तो नहीं कहा, छोड़े मेरा हाथ, मैं खुद खा लूँगी। दिलनशीन ने शामिर के ज़ुमानी अंदाज में कहने और जिन नज़र से शामिर से देख रहा था, इससे घबराते कहते खुद को हाथ छुड़ाते कहा, ना मेरी जान, अब ये खाना तो मेरे हाथ से ही खाना होगा। शामिर ने कहा और फिर खामोशी से दिलनशीन को खिलाते खुद भी खाने लगा। दिलनशीन भी खामोशी से खाती रही, वरना इस बेशरम से कुछ भी तो की जा सकती थी, दिलनशीन ने सोचा। शामिर ने दिलनशीन को खिलाते नीचे आया तो दिलनशीन इसके पीछे नीचे ही आ गई। खाने की ट्रे खुद ही किचन में रखता बाहर आया तो रुकिया बेगम मुस्कुरा दी कि इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ। दिलनशीन ने जाते खोला तो मिनाइल कर दी। मिनाइल शामिर को देखती डरती अंदर आई। इसे शामिर से अपना मोबाइल मांगना था। भाई, मिनाइल ने शामिर को आवाज़ देते खुद की तरफ मुतवज्जा किया जो रुकिया बेगम से बातों में मसरूफ था। हाँ गुड़िया, शामिर ने नर्म लहजे में कहा। भाई वो मेरा मोबाइल दे दें, मिनाइल ने डरते शामिर से कहा। ओ गुड़िया, मैं भूल गया, कल तक ला दूंगा, शामिर ने कहा तो मिनाइल ने शुक्र से सर हिला दिया। दिलनशीन बाद में पूछने का इरादा रखती कि इसका मोबाइल शामिर के पास क्या कर रहा है। सुबह सुख नाश्ता करते जब हमजा की बात पर सब मुतवज्जा हुए। कसवा आप रोई हैं? और किसने शायद कसवा की सूजी हुई आंखों पर ध्यान न दिया था, लेकिन हमजा को लगा तो इसने कहा। सब एकदम परेशान होते कसवा की तरफ देखने आए थे। नहीं तो मैं क्यों रहूँगी, तुम्हें वैसे ही लग रहा है, कसवा ने खुद की तरफ सबको मुतवज्जा पाकर जल्दी से कहा। जैन ने भी एक नज़र कसवा को देखा और इसकी सूजी आंखों को देखकर दिल में खुद को कोसा कि इसने क्यों इतना डांटा था। अभी तक क्या हुआ है, कोई बात हुई है, किसने कुछ कहा? इरफान साहब ने परेशान से पूछा। जैसे जैन के चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि ज़रूर इसने कहा है। नहीं, वो मम्मा बाबा याद आ गए, कसवा ने बहाना बनाया। सब उदास हुए थे। इन्हें लगा शायद कसवा सच कह रही है, क्योंकि अक्सर कसवा अपने वालिदैन को याद करते उदास हो जाती थी। चाहे वो सब कितना ही भी प्यार करते, लेकिन वालिदैन की कमी पूरी नहीं कर सकते थे। जैन मेरी बात सुन। जैन जो ऑफिस के लिए निकल रहा था उस्मान की आवाज़ पर रुका। क्या तुमने कसवा से कुछ कहा है? उस्मान ने पूछा। नहीं, जैन ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया तो उस्मान नफ़ी में सर ला गया। यार क्यों कसवा को डांटता रहता है? अगर कसवा को अब कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे मैं अपनी सगी बहन मानता हूँ। अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तक कसवा का ये भाई जिंदा है, इसके हर आंसू का हिसाब तुझे मुझे देना होगा। और जिस दिन मैं मर। उस्मान के अल्फाज जैन के गुस्से से पुकारने पे मुँह ही नहीं रह गए। उस्मान, खबर है जो मरने की बात की, वरना अपने हाथों से मार दूंगा, समझे? जैन ने गुस्से से कहा। तो उस्मान ने इसके प्यार के अंदाज पे मुस्कुरा दिया और इसके साथ गाड़ी में बैठ गया और दरवाजे के पीछे कसवा खड़ी जो दोनों की बातें सुन रही थी, एक आंसू आ गया। उस्मान की खुद के लिए मोहब्बत देखते और उस्मान की खुशियों की दुआ करते मुस्कुरा दी।